तरीके से हिंडर नहीं करती है, अगर तो इसको आप टाइम पर जो है वो आप इसको पकड़ लें और इसको मैनेज जो है वो किया जा सकता है। सो सिर्फ ये है कि जैसे बाकी बच्चों के साथ जो है वो पेरेंट्स का बिहेवियर होता है, उनका रवैया होता है, सेम इन बच्चों के साथ भी जो है वो ट्रीट करना चाहिए। इवन घर में आपस में बहन भाइयों को भी इस तरह समझाना चाहिए, इस तरह उनका ब्रॉटअप करना चाहिए कि वो अपने इन बहन भाइयों की इस वीकनेस को बजाय स्नब करने के उनको वो थोड़ा सपोर्ट करें, उनको इस तरह समझाएं कि वो बहन भाई जो हैं वो ना सिर्फ घर में बल्कि वो बाहर भी अपने इन बहन भाइयों का सपोर्ट सिस्टम बने, ताकि घर में तो उनको सपोर्ट मिल ही रही है, उनके तो कॉन्फिडेंस आ ही रहा है, बाहर भी वो बाहर की दुनिया में भी मूव करने के लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सके। थैंक यू। जी ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मुनज़्ज़ा से है। मिस सुमेरा, मैं यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहूँगी। मेरे ख्याल में जो, क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया, अभी जो आप क्वेश्चन कर रही थी कि पेरेंट्स को बेसिकली क्या करना चाहिए, पेरेंट्स समटाइम इससे, जब लास्ट टाइम भी मैंने कल भी बताया था कि पेरेंट्स इसको एज अ नॉर्मल लें, लेकिन समटाइम इसको इग्नोर भी कर देते हैं कि बिल्कुल नहीं इस चीज़ पे फोकस करते कि अगर कोई स्पीच का प्रॉब्लम आ रहा है या किसी और इशू आ रहा है और बच्चा उनको रिपोर्ट कर रहा है तो वो उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ सेंसिटिविटी हर लेवल पे इम्पॉर्टेंट है कि अगर बहुत ज़्यादा फोकस है वो भी ख़राब है और फोकस ना करना वो भी ख़राब है। तो अगर थोड़ा सा भी उनको फील होता है या अगर बच्चा रिपोर्ट करता है और फ्रीक्वेंटली रिपोर्टिंग आ रही होती है और उसके टीचर की साइड से भी रिपोर्टिंग आ रही होती है, स्पेशली स्टैम्पलिंग के केस में, तो ज़रूर इसको टेकअप करें और किसी क्लिनिशियन के पास ज़रूर लेके जाएं। तो सबसे बड़ी बात तो ये। और सिबलिंग्स का मैंने देखा है कि सिबलिंग मोस्टली सपोर्टिव ही होते हैं। जहाँ पर पेरेंट्स नेगेटिविटी स्टार्ट करते हैं, सिबलिंग्स उसको कॉपी करते हैं और फिर बच्चे को अपने बहन भाई को बुली करते हैं। तो पेरेंट्स मेनली रोल प्ले कर रहे होते हैं। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, अब मेरा क्वेश्चन है, वानिया शबीर इधर मौजूद हैं, उनसे है, और मैं जानना चाहूंगी कि वो भी अपना दें पॉइंट ऑफ व्यू कि उनके ख्याल में स्टैमरिंग के साथ जब बच्चे उनके पास होते हैं वो नॉर्मल बच्चों से किस तरह से मुख्तलिफ होते हैं, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है। जी वानिया शबीर। देखिए, नॉर्मल बच्चे भी बाजू का जो है ना बातचीत के दौरान स्टैमरिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। समटाइम ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, थके हुए होते हैं, या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। कोई ऐसी बात उनके माइंड में आ रही होती है जो वो फ़ौरन से पहले बताना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी इस स्टैमरिंग को लेके उनके लिए कोई फ्रस्ट्रेशन या एंजाइटी नहीं होती। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टैमरिंग के साथ जो बच्चे होते हैं, उनमें हमें दूसरे बिहेवियर्स भी नज़र आते हैं, जैसे कि वो जो है अपने हाथ पाँव को झटक रहे होते हैं, या फिर जो है ना बोलने से अवॉइड कर रहे होते हैं, आंखें ब्लिंक करते हैं, आंखें क्लोज कर देते हैं, आई कांटेक्ट नहीं देते, या फिर जो है बातचीत कर रहे हैं तो उनकी फेस पे जो एक्सप्रेशन है, फेशियल और वॉइस टोन, उसमें हमें एक फिजिकल टेंशन नजर आती है। ठीक है ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मुनज़्ज़ा से है, और मैं उनसे जानना चाहूंगी कि उनके ख्याल में जब उनके पास पेरेंट्स आते हैं और वो स्ट्रगलिंग के पेरेंट्स के साथ किस तरह डील करते हुए, वो उनके ख्याल में एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए है, या वो क्या सजेस्ट करते हैं कि उस्ताद को एक स्टैमरर के साथ किस तरह से डील करना चाहिए, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने बात की कि स्पीच थेरेपिस्ट, पेरेंट्स, टीचर्स और साइकोलॉजिस्ट, ये सारे टीम वर्क मिलके इकट्ठा टीम वर्क की तरह काम करते हैं, तो टीचर्स का भी इस चीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर वो अपना रोल प्ले ना करें तो बच्चे के अंदर जो इसकी कॉन्फिडेंस लेवल है वो बच्चे कॉन्फिडेंस लेवल उस तरह नहीं बिल्डअप हो पाता जिस तरह हम देखते हैं कि नॉर्मल बच्चे जो हैं, नॉर्मल क्लासरूम एनवायरनमेंट में क्या होता है कि बच्चे एक दूसरे से इजीली कन्वर्सेशन करते हैं और क्वेश्चन आंसर्स में पार्ट ले रहे होते हैं और रीडिंग वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन इन बच्चों की जब बारी आती है तो ये सोशल प्रेशर में आ जाते हैं और इनके ऊपर जो है स्ट्रेस लेवल ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि उनकी सिचुएशन एंजाइटी के ऊपर आ जाती है, तो उनका जो है वो स्टटरिंग ज़्यादा हो जाती है, उनको प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती हैं
और उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना गिर जाता है। तो इस लिहाज से टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसे बच्चों को टाइम दें, उनको उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी स्ट्रेटजी जो टीचर्स सिखा सकती हैं वो टर्न टेकिंग की है। वो अपने क्लास में ये एडजस्टमेंट करें जिसमें वो अपने बच्चों को सिखाएं कि अपनी टर्न पे कैसे बोलना, हर एक ने अपनी टर्न पे बोलना। अगर नॉर्मल बच्चे जो उनके साथ के बच्चे हैं वो अपनी बारी पे बोलेंगे, अपनी टर्न पे बोलेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में दूसरे बच्चों को भी अपनी टर्न पे पूरी अपनी बात कंप्लीट करने का मौका मिलेगा। इससे बच्चों में सेंस ऑफ कंपटीशन जो है ना वो कम हो जाती है और इससे उनके ऊपर जो सोशल एंजाइटी और प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ टीचर्स को जो अपनी नोटिस में ला सकती हैं वो ये कि जिस तरह मैंने बात की कि स्टटरिंग या स्टैमरिंग के जो बच्चे होते हैं उनके कुछ फ्लुएंट पीरियड्स होते हैं, कुछ नॉन फ्लुएंट्स होते हैं। ठीक है। तो टीचर्स क्या कर सकती हैं कि वो इन फ्लुएंट पीरियड्स का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती हैं। जो उन्होंने असाइनमेंट्स देनी है या जो ज़्यादा बोलने चालने वाले काम हैं जैसे प्रेजेंटेशंस वगैरह हैं वो उनको उनके फ्लुएंट डेज पे स्केड्यूल कर दें। इससे टीचर्स की अपनी फ्रस्ट्रेशन भी बचेगी, बच्चे की फ्रस्ट्रेशन भी बचेगी और टाइम भी उनका बचेगा। इसके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट और पॉइंट है कि बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने बारे में बात करें, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि जो पीयर्स हैं, जो क्लासमेट्स हैं, वो किसी बच्चे की कोई डिफरेंट बिहेवियर देख के उसको टीज करना शुरू हो जाते हैं, जिससे बच्चे के अंदर नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं कि ये मुझे आपको पता ही है जैसे क्लास इन्वायरमेंट में सारी चीज़ें होती हैं। तो टीचर्स को चाहिए कि वो कोई ऐसी एक्टिविटीज़ क्रिएट करें जिससे बच्चे आपस में इंगेज हों और वो अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पे बात कर सकें और उनको पता चले कि अगर किसी में कोई कमी है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिससे उनको शर्मिंदगी उठानी पड़े। ठीक है जी। अलीना, मिस अलीना, क्वेश्चन है आपका, क्या ख्याल है कि जी क्वेश्चन रिपीट करूं? हाँ जी नहीं, मुझे आपकी अच्छा, आवाज क्लियर नहीं आ मेरा रही ये थी। क्वेश्चन था कि एक टीचर को क्लासरूम में स्ट्रगलिंग के बच्चे के साथ किस तरह हेल्प आउट करना चाहिए। आप क्या सजेस्ट करती हैं, टीचर को क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो पेशेंस है, बिकॉज जिस तरह हमें पता है कि ये बच्चे बोलने में बाकी बच्चों की निस्बत थोड़ा टाइम, ऑब्वियस बात है कि वो ज़्यादा लेते हैं, तो उनको बात कंप्लीट करने का मौका देना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि वो स्टैमर करते हैं, उनको क्लासरूम की जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, आया रीडिंग है या कुछ भी आप क्लासरूम को एक्टिविटी करवा रहे हो, कुछ स्पीच वगैरह करवा रहे हैं, कुछ भी चीज़ है, उससे उनको पीछे नहीं रखना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर तो इस तरह से कुछ बच्चों को जी जी, कैन यू हियर मी? यस। अच्छा, बच्चों को अगर आप उनकी डिफरेंट क्लासरूम एक्टिविटीज़ में अगर आप उनको इन्वॉल्व करेंगे तो इससे ना सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, बल्कि उनकी हौसला अफजाई भी होगी। और थोड़ी सी हौसला अफजाई जो है इट कैन डू वंडर। जब बच्चे जो हैं वो समझेंगे कि उनकी, अगर आप किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को अगर आप इग्नोर करते हैं तो इससे उनका कॉन्फिडेंस जो है वो शैटर होता है। बजाय इसके कि अगर आप उनको एक्नॉलेज करें, उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको मौका दें कि वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, तो इससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और क्लास में बाकी बच्चे जो हैं स्पेशली उनको इस तरह ग्रूम करें कि वो इन बच्चों को बुली नहीं करें, इनको स्नब ना करें, इक्वली जो है वो ट्रीट करें, ताकि आपस में, जिस तरह से अभी मैं इसमें नजर गई थी कि वो जो जी जी, हेलो, अलीना, आवाज आ रही है? आई गेस शायद उनका कोई इंटरनेट कनेक्शन का इशू हुआ होगा। हाँ जी, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन रेज कर लें। जी बिल्कुल, मैं आगे बढ़ती हूँ। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये है मेरा कोई नेक्स्ट क्वेश्चन वानिया शबीर से, और मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ कि उनके क्या ख्याल है कि उन्होंने क्लासरूम में क्या ऑब्जर्व किया है कि प्राइमरी के साथ जो बच्चा है उसकी परफॉर्मेंस
इफेक्ट होती है इस वजह से, स्टैमरिंग के इशू की वजह से? जी मिस सुमेरा, स्टैम्पलिंग के साथ जो बच्चे होते हैं उनको टीचर और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन के दौरान जो है ना काफ़ी मसला जो है ना मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि उनका जो रिटन एक्सप्रेशन हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वो आपको रिटन में क्विज दे रहे हैं तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उससे, लेकिन जैसे ही आप उनका ये जो क्विज है आप उनसे ओरली आप उनसे सुनेंगे तो वो आपको उस तरह रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। और ये भी होता है, अमूमन ये भी देखने में आता है कि इन बच्चों की एकेडमिक्स में खासकर सोशल एक्टिविटीज को लेके ये नेगेटिव एटीट्यूड शो कर रहे होते हैं। समटाइम्स ऐसा भी देखने को मिला है कि एक बच्चा जो है एकेडमिक और दूसरी ग्रुप एक्टिविटीज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बाद में उसकी जो वो परफॉर्मेंस है पहले से एकदम डाउन चली जाती है। जब आप इन वजूहात का एनालाइज जायजा लेते हैं तो आपको पता चलता है कि ये जो है ना फैमिली में उसने एक गैदरिंग में विजिट किया है, वहाँ पे बच्चों ने उसको जो है मजाक उड़ाया है, उसकी तरह तरह के नाम रखे हैं, बच्चा घर आया है वो रोता रहा है, जिससे जो है ना उसकी सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस जो है ना बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है। तो वो जो उसकी पहले जो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है वो एकदम वो एक्टिविटीज छोड़ देता है। ठीक है। नेक्स्ट मेरा एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे जो टीचर्स और पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट यही है कि वो बच्चे को एक्सप्रेशन के लिए, यानी जो भी उनका वर्बल एक्सप्रेशन है उसके लिए ज़रूर मोटिवेट करें कि जो भी वो फील कर रहे हैं वो उसके साथ उनको शेयर ज़रूर करें। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर वो शेयरिंग नहीं सिखाते तो बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बेशक वो पॉजिटिव इमोशन एक्सपीरियंस कर रहा है या नेगेटिव एक्सपीरियंस कर रहा है। तो टीचर्स के लिए भी मेरा ख्याल में आजकल के जो टीचर्स हैं वो ज़्यादा टाइम देते हैं बच्चों को, और पेरेंट्स के लिए भी यही है कि वो बच्चों को टाइम का मतलब ये है कि उनको एक्सप्रेशन सिखाएं, उनके साथ डिस्कस करें, ताकि वो इतना उनके आपस में कंफर्ट जोन हो कि बच्चे को जो भी फील कर रहा है वो बाहर बताने की बजाय घर में शेयर करें। तो मेरा ख्याल में ज़्यादा इजीली प्रॉब्लम रिजॉल्व भी हो जाएगी और प्रॉब्लम आधे वैसे होंगे ही नहीं। थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मनज़ा फिर से है, और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये कैसे पता चल सकता है पेरेंट्स को कि उनका बच्चा स्टैमरिंग इश्यूज के साथ बढ़ रहा है, मतलब बचपन में किस तरह की आप ऐसे कोई साइंस या कुछ चीजें बता सकती हैं ताकि इस चीज को अंडरस्टैंड करने में उनके लिए आसानी हो? जी देखिए, इसको अगर हम ऐसे देखें कि नॉर्मल स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन में आता है कि किस तरह हम अल्फाज बोलते हैं, किस तरह हम उनको प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा रोटी को लोटी बोल रहा है तो यहाँ पे वो आर्टिकुलेशन मिस्टेक कर रहा है, यहाँ पे वो प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक कर रहा है। सेकेंडली हम इसमें देखते हैं फ्लुएंसी। फ्लुएंसी को आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि हम जो बोलते हैं उसकी रिदम क्या है, या हमारा स्मूथ फ्लो ऑफ स्पीच, ईजी अगर मैनर में देखें तो इसमें भी दो कंडीशंस आ जाती हैं। अच्छा, तकरीबन 1.5 साल से लेके 5-6 साल तक, यानी कि डेवलपमेंटल ईयर्स में अगर बच्चे के अंदर स्टटरिंग लाइक बिहेवियर्स यानी कि रेपिटेशंस, ब्लॉक्स वगैरह अगर डेवलप हों तो इसको सूडो स्टटरिंग कहते हैं। क्योंकि ये इस एज में ऑनसेट तो इसका होता है, लेकिन कुछ साल बाद यानी कि कुछ अरसे बाद जाके ये कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। इसी तरह अगर इन स्टटरिंग लाइक बिहेवियर्स के साथ उनकी अगर कोई फिजिकल कंडीशन भी आ जाए, जैसे कि उनकी आई ब्लिंकिंग है या उनकी बोलते हैं जब वो तो उनकी नेक और फेशियल मसल्स में बहुत स्ट्रेस फील होता है और उनकी हाथ पाँव कांपने लगते हैं या इस तरह के फीचर्स भी आते हैं, तो इसको हम ट्रू स्टटरिंग कहते हैं। और ये जो है अगर अर्ली इसकी ट्रीटमेंट ना हो तो ये परसिस्ट कर जाती है एडल्टहुड तक और इसके फीचर्स पक्के होते जाते हैं, जिसके साथ बच्चे के अंदर नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप, उसकी नेगेटिव एटीट्यूड्स डेवलप होते हैं और उसके अंदर फिर सोशल एंजाइटी, प्रेशर बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से स्टटरिंग की सेवेरिटी लेवल बढ़ता जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए वानी शबीर आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जैसे मिस मुनज़्ज़ा ने बताया है
तो अगर आप ऐसे किसी बच्चे को डील कर रहे हो तो आप क्या मतलब इस तरह का तरीकाकार अपनाते हैं ताकि उसकी इस इशू की वजह से जब ये उसको पता चला है कि ये इशू है उसमें खराबी ना आए या मजीद उसकी कंडीशन वर्सन ना हो, तो आप लोग क्या करते हैं बीइंग अ टीचर? देखिए, हर बच्चे में कुछ खामियों के साथ खूबियां भी होती हैं, तो हमें चाहिए कि सबसे पहले हम उन खूबियों को आइडेंटिफाई करें और उन स्किल्स को पॉलिश करें और बच्चे को ठीक है। बताएं आपकी में ये अच्छी चीजें हैं, ताकि उसका जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़े। इसके साथ साथ हमें जो है चाइल्ड की जो वीकनेसेस हैं उसको भी पॉलिश करना चाहिए। जहाँ तक हो सके उसको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देना चाहिए। जब वो बातचीत कर रहा हो तो उसको जो है इन्फोर्स करें, इनकरेज करें, उसकी छोटी छोटी एफर्ट्स को इनकरेज करें। और इसके साथ जो है आप जो है अपने जो क्लासमेट हैं उसके उनको जो है गाइड करें कि उसको उसके बच्चे के ऊपर हंसे ना, उसको सपोर्ट करें, इनकरेज करें जहाँ तक मुमकिन हो। और पेरेंट्स का इसमें भी रोल आ जाता है कि पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो जो है बच्चे को टाइम दें और सिबलिंग्स को जो है उसके सपोर्ट्स करें उनको, बच्चे को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मिस अलीना अरबाब से है और मैं जानना चाहूंगी कि वो बताएं कि उनके ख्याल में स्पोर्टिंग रवैये किस तरह के होने चाहिए। वो बीइंग साइकोलॉजिस्ट क्या समझती हैं किस तरह के स्पोर्टिंग रवैये हों जो बच्चे की इस कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं इंस्टेड कि ये कंडीशन वर्स। सुमेरा, बच्चों को कॉन्फिडेंस जो है वो देना चाहिए। ये उनकी फैमिली की साइड से आता है, उनके टीचर्स की साइड से आता है। बिकॉज बच्चों का कॉन्फिडेंस जब बूस्ट अप होता है तो अपनी कंडीशन को ना सिर्फ ओन करते हैं बल्कि वो कम्प्लेक्स भी फील नहीं करते। अगर तो उनको सपोर्ट ना किया जाए तो वो इस कंडीशन की वजह से अपने अंदर मौजूद जो पोटेंशियल्स हैं वो उनको पॉलिश करना तो दूर, उनको रिकग्नाइज भी नहीं कर सकते। और कॉम्प्लेक्स में आकर वो अपनी सलाहियतें जो उनके अंदर हैं वो उनको क्वेश्चन करने लग जाते हैं। इसकी वजह से उनमें आगे जाके खुद एतमादी के मसाइल भी आ सकते हैं। तो इसीलिए फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो बच्चों को उनकी इस कंडीशन को ओन करना सिखाए, उनको यही सिखाए कि ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये कोई डिसेबिलिटी नहीं है जिससे आप नॉर्मल इंसान की तरह फंक्शन नहीं कर सकते। यू कैन डू एवरीथिंग एंड यू कैन डू एनीथिंग। सिर्फ अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें और इस चीज़ को ओन करें, और बजाय आप अपनी वीकनेस के ऊपर फोकस करो, आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस करो जो पोटेंशियल्स आपके अंदर हैं। बिकॉज हर इंसान जो है वो कंप्लीट नहीं होता, हर किसी में कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ पोटेंशियल जो है वो होता है। नॉर्मल बच्चों के अंदर भी होता है और जो इवन जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनमें भी बहुत से पोटेंशियल्स होते हैं, सिर्फ पॉलिश करने की जो है वो ज़रूरत होती है। तो इन बच्चों को भी अगर आप कॉन्फिडेंस दे, इनको उनकी वीकनेस की बजाय उनके पोटेंशियल्स को जो है वो आप ज़्यादा हाईलाइट करें तो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा और इससे उनको अपने इसी जो वीकनेस है इससे वो आउटग्रो करेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मिस मुनज़्ज़ा, सेम यही चीज़ जो मिस अलीना ने बताई है, क्या आप इससे एग्री करती हैं कि क्या स्पोर्टिंग रवैये बच्चे की स्टैमरिंग के इश्यूज को कम करते हैं और किस हद तक करते हैं? बिल्कुल ठीक, मिस अलीना ने बिल्कुल सही बात की है कि जो बच्चे का एनवायरनमेंट होता है ये इसके इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसकी स्टटरिंग को, उसके लेवल को कंट्रोल करने के अंदर। बच्चे के साथ जो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जो सोशलाइज कर रहे होते हैं, जिसमें उसके पेरेंट्स आ जाते हैं, उसके टीचर्स आ जाते हैं, उसके दोस्त आ जाते हैं, उसकी बहन भाई आ जाते हैं, ये सारे मिलके एक सपोर्टिंग ग्रुप बनाते हैं। जैसा फीडबैक, जैसी इमोशन इनकी तरफ से जाएंगी बच्चा वैसा अपने आप को फील करेगा, उस लेवल पे वो अपने आप को फील करेगा। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स की, जैसे मैंने एग्जांपल के पेरेंट्स अपने पेरेंटिंग स्टाइल को मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं। वो समझते हैं कि हम अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे या ज़्यादा बच्चे को करेक्ट करेंगे तो इससे एक तो बच्चे की स्टैमरिंग कम हो जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं होता। इससे ऑपोजिट इफेक्ट पड़ता है, बच्चे पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, इससे उसकी फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह अगर टीचर्स जो हैं वो अपनी क्लासरूम में एडजस्ट करेंगी और ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट करके पेशेंस के साथ उनको ट्रीट करेंगी तो इससे बच्चे की मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा। और इसी तरह अगर पीयर्स और सिबलिंग्स जो हैं उनको एक्सेप्ट करेंगे,
उनकी इस डिफरेंस को एक्सेप्ट करके उनके साथ नॉर्मल बिहेवियर रखेंगे, उनको जिसे कहते हैं ना बीइंग योरसेल्फ, अपने आप में रहने में मदद करेंगे, तो उतना बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन लेवल ज्यादा जाएगा और उतना ये स्टटरिंग लाइक एंजाइटीज और बिहेवियर जो है वो उसके अंदर कम होंगे। ठीक है, थैंक यू जी। यहाँ पर मिस सुमेरा मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी क्योंकि अभी मिस अलीना ने और मिस मुनज़्ज़ा ने जैसे कहा कि नॉर्मल रिसीव, बेसिकली नॉर्मल और एबनॉर्मल हम लोग डिफाइन करते हैं, कल्चर डिफाइन करता है ना, इसमें एबनॉर्मलिटी तो कोई भी नहीं है। एबनॉर्मलिटी का मतलब ये है जो इंटायरली डिविएट करे हमारी नॉर्म्स के साथ, तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो हमें पहले अपना नॉर्मल कॉन्सेप्ट को ठीक करने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ एबनॉर्मल एंड व्हाट इज़ नॉर्मल। जो सोसाइटी में चीज़ फिट इन ना हो सके हम उसको एबनॉर्मल कहते हैं। तो स्टैमरिंग ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो सोसाइटी में फिट इन नहीं होती। आप 100% अप्रोप्रिएटली फंक्शन कर रहे होते हैं, आप में कोई ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं कि जो आपको अपने लाइफ के गोल्स अचीव करने में हिंडर करे। तो यहाँ पर डिसऑर्डर है, इसको डिसेबिलिटी नहीं है, प्लस ये एबनॉर्मल नहीं है। और मैं चाहूँगी कि इन फ्यूचर जो लोग भी जिनको ये स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है उसको अपने लिए एबनॉर्मलिटी कंसीडर ना करें, ये एबनॉर्मलिटी नहीं है। तो अगर खुद अपने आप को सोसाइटी, मेरा ख्याल में जो अभी मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन में है, समटाइम्स सोसाइटी बहुत पॉजिटिव जेस्चर शो कर रही होती है, लेकिन जिस पर्सन को क्योंकि प्रॉब्लम होती है वो उसको हाईलाइट ज़्यादा कर लेता है और उसे लगता है कि सोसाइटी शायद उसे नेगेटिव ले रही है। ऐसा नहीं है। अपने सेल्फ इमेज भी हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। अपने ऊपर काम कर लेंगे तो सोसाइटी आपको कुछ भी कहेगी, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। और उस चीज़ के लिए ज़रूरत है कि हम अपने इमेजेस को ठीक करें। थैंक यू। बिल्कुल, सेल्फ इनिशिएटिव और सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत है जी। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वानिया शबीर से है और मैं उनसे जानना चाहूंगी कि जब वो ऑब्वियसली उनका एक्सपीरियंस है 4 इयर्स उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में रही हैं, तो उन्होंने इस तरह के बच्चों के साथ किस तरह के रवैये देखे कि पेरेंट्स जब आते हैं उनकी इमोशनल स्टेट क्या होती है, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे होते हैं टीचर के सामने, या उनका क्या रिएक्शंस होते हैं? जी मिस सुमेरा, वालदेन के लिए ये बड़ी तकलीफ का बात होती है कि उनका बच्चा जो है वो जो बोलना चाह रहा है वो बता नहीं पा रहा। ताहम कुछ वालदेन हमें ऐसे भी देखने को मिले हैं जो जब उनको नज़र आता है कि उनके बच्चे में स्पीच के इश्यूज आ रहे हैं वो फ़ौरन से जो है क्लिनिशियन से कांटेक्ट करते हैं, और ये जो कि एक अच्छी बात है। इनमें से हम कुछ वालिदैन ऐसे भी हमें देखने को मिलते हैं जो जब उनको पता चलता है कि उनके बच्चे में इश्यूज आ रहे हैं स्पीच के, तो वो थोड़ा सा हैरान होते हैं, उनका कंसर्न जो है वो ज़्यादा कंसर्न शो नहीं करते। और बाज़ औक़ात ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको जो है वो बिल्कुल डिनाई कर देते हैं कि ये क्या है, ये नहीं, वो मानती नहीं है कि ऐसा कुछ है हमारे बच्चे के साथ मसला। वो कहते हैं कि नहीं, इसने ये बीमार हुआ था, इसने मेडिसिन खाई है, तो ये उसके साइड इफ़ेक्ट हैं। तो वैसे तो ये घर में सही बोलता है, आपके सामने ऐसा कर रहा है, या फिर वो उनमें सेल्फ ब्लेमिंग आ जाती है और वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं कि ये जो है ना तुम्हारा कसूर है, ये हमसे क्या हो गया है। इस तरह के हमें डिफरेंट बिहेवियर्स जो हैं वालिदैन में देखने को मिलते हैं। गिल्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, मिस अलीना आप भी इधर ही हैं तो मैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी इसी क्वेश्चन पे कि बीइंग साइकोलॉजिस्ट वो क्या समझती हैं कि ये बिहेवियर्स क्यों होते हैं, और या वाकई ही होते हैं, पेरेंट्स गिल्ट करना स्टार्ट, गिल्ट में आ जाते हैं, ब्लेमिंग आ जाती है? ऑब्वियसली आती है। जी मिस आप नहीं आप जी मिस स्टार्ट करो। सुमेरा, पेरेंट्स बच्चों के लिए कंसर्न होते हैं। अगर तो बच्चों के अंदर वो कोई भी शॉर्ट कमिंग जो है वो देखते हैं तो वो ऑब्वियस बात है उनका परेशान होना बनता है। पेरेंट्स जिस तरह से भी मिस वानिया भी कह रही थी कि अक्सर पेरेंट्स डिनाइल में होते हैं, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते कि बच्चे का ये मसला है। तो इस चीज़ को पेरेंट्स को जो है वो नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत होती है कि बेशक ये बच्चे में इशू है लेकिन इसको हम डील कर सकते हैं, इस चीज़ को मैनेज किया जा सकता है, बजाय इसके कि आप उसको
कि उसी चीज़ के ऊपर जो है वो स्टक रहें या उसी चीज़ को फोकस करें और उसकी जो पॉजिटिव्स जो उसके हैं, जो उसके पोटेंशियल्स हैं, उसके ऊपर फोकस ना करें। हम पेरेंट्स को नॉर्मलाइज करने की जो ज़रूरत होती है, बिकॉज उनका कंसर्न होना जाहिर बात है, बनता है। सो सिर्फ पेरेंट्स को नॉर्मलाइज करने की जो ज़रूरत है, जो कि टफ चीज़ है, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस शुड बी डन। ओके, ठीक है। तो कभी आपके पास कभी इस तरह के पेरेंट्स भी आए हैं जो अपने बच्चे के इस एक्रोलॉजी, ये स्टमरिंग इशू या इस तरह के इश्यूज के साथ वो खुद भी चाह रहे हों कि मतलब उनके मेंटली ज़हनी कैफियत हो जाती है इस तरह की कि वो साइकोलॉजिकली इश्यूज में इन्वॉल्व हो जाते हैं? बिल्कुल, इस तरह के केसेस अक्सर जो है वो डील किए हैं। और एक जो बात नॉर्मली सुनने में आती है वो ये आती है कि पेरेंट्स सारी डिस्कशन करने के बाद पूछते हैं कि हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा ना, वो नॉर्मल बच्चों की तरह फंक्शन करेगा ना। तो वहाँ पर उनको पहले जो है वो समझाना होता है कि ये चीज़ आप एक्सपेक्ट जो है वो नहीं करें। इवन जो आपके नॉर्मल बच्चे भी जो हैं, उनमें भी कहीं ना कोई चीज़ कमी बेशी जो है वो होती है। तो बच्चे को उसकी वीकनेसेस के साथ, उसके पोटेंशियल्स के साथ जो है वो एक्सेप्ट करें। अक्सर पेरेंट्स, जिस तरह से मेरी प्लेसमेंट के दौरान आई केम अक्रॉस अ फ्यू पेरेंट्स जिनको खुद भी जो है वो बच्चों की इस चीज़ की वजह से उन्होंने इतनी टेंशन ली कि दे देमसेल्फ सेड कि हमें सेशंस की ज़रूरत है, हम इस चीज़ की वजह से, बच्चे की कंडीशन की वजह से हम खुद डिप्रेशन में चले गए हैं, या हमें बहुत बच्चे की टेंशन रहती है, कल कला को हमें कुछ हो जाएगा तो हमारे बच्चे का क्या बनेगा। तो जहाँ पे जैसे अभी मैंने पहले कहा कि पेरेंट्स को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत होती है, उनको समझाना होता है कि जो बिग चीज़ है उसको आप अनडू नहीं कर सकते। बच्चे की जो वीकनेस है, जो बच्चे की कंडीशन है, इसको हम टोटली ख़त्म नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो कंडीशंस होती हैं, अनलाइक मेडिकल इश्यूज, इन इश्यूज को हम टोटली ख़त्म नहीं कर सकते, इनको मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेज भी जो है वो जब ही जाकर होगा अगर तो आप उस चीज़ को ओन करोगे। अगर तो आप ओन ही नहीं करोगे तो बच्चे ने तो आगे जाके मजीद जो है वो कॉम्प्लेक्स में ही जाना है। तो पेरेंट्स को थोड़ा समझाने की ज़रूरत होती है, समझाना, उनको नॉर्मलाइज करना। ये चीज़ें कहने में तो बहुत सुपरफिशियल लगने, पेरेंट्स के अगर हम साइड में जाकर देखें तो उनकी तरफ से मतलब दे माइट से कि ये कहना आसान है, लेकिन हमारा बच्चा है, हमें पता है कि हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं। बट यही एक वाहिद सोल्यूशन है कि आपको पेरेंट्स के डिनाइल को जो है वो ख़त्म करना होता है, या एटलीस्ट कम करना होता है, ताकि वो बच्चे की वीकनेसेस को थोड़ा सा साइड में रख के उसके उन पोटेंशियल्स के ऊपर फोकस करें, जिनको पॉलिश करके बच्चे को हम इस काबिल बना सकते हैं कि वो एज मच एज पॉसिबल नॉर्मल लाइफ जो है वो लीड कर सके। ओके, ठीक है। अच्छा, मैं मिस मुनज़्ज़ा से भी लास्ट क्वेश्चन है मेरा, और मैं ये जानना चाहूंगी कि बीइंग स्पीच थेरेपिस्ट को क्या सजेस्ट करेंगी पेरेंट्स को और टीचर्स को कि वो इस तरह के बच्चे को किस तरह से बेहतरीन तरीके से लेके चल सकते हैं, किस तरह से इसको डील कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मेरी पेरेंट्स के लिए यही मेन सजेशन है कि वो इस चीज़ को, जिसे कहते हैं ना, एक मसला, एक बीमारी समझना छोड़ दें। क्योंकि ये कोई, जिस तरह मिस हिना ने भी अभी एक्सप्लेन किया, ये कोई उनकी डिसेबिलिटी नहीं है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं उनको लगी, जस्ट एक उनकी बच्चों की एक कंडीशन है। तो इस चीज़ का ना खुद ब्लेम अपने ऊपर लें कि शायद हमारे पेरेंट्स अक्सर सोचते हैं कि शायद हमारी कोई, जिसे कहते हैं ना, परवरिश में कोई कमी रह गई है, इसकी वजह से बच्चे ने कोई ऐसी आदतें गलत सीख ली हैं जिसकी वजह से वो हकला रहा है या वो सही बोल नहीं पा रहा। तो ना अपने ऊपर इस चीज़ का ब्लेम ले, ना बच्चे को इस चीज़ का ब्लेम दे। वो अपने कंट्रोल में रह के ये चीज़ें नहीं कर रहा, ये उसके बस की बात नहीं है। और टीचर्स के लिए मैं ये कहूँगी कि उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करने के लिए। वो अपनी क्लास में एडजस्टमेंट कर सकती हैं और अपने पीयर्स के साथ, जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ, वो उनको ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज कर सकती हैं जिससे उनके आपस में जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप बने, जिसकी वजह से बच्चे जो सोशल सिचुएशंस में प्रेशर और एंग्जाइटी का मेनली शिकार हो जाते हैं, उसका लेवल कम हो जाए। ठीक है, ठीक है। मैं मिस अलीना से भी सेम यही सजेशन लेना चाहूंगी कि वो क्या सजेस्ट करेंगी पेरेंट्स को और टीचर्स को ताकि वो बेहतरी ला सकें बच्चों। सो मेरा वही सारी चीज़ें जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि बच्चे को सपोर्ट करें, उसको ऑन करें, नॉन जजमेंटल हो, और एनवायरनमेंट इस तरीके का बनाएं कि वो
अपनी उस वीकनेसेस से आगे बढ़कर अपनी पोटेंशियल्स के ऊपर जो है फोकस कर सके। बिकॉज घर का एनवायरनमेंट जिस तरह का होगा वही बच्ची की पर्सनैलिटी को शेप अप करता है। अगर घर में ही उसको स्नब किया जाएगा तो आगे जाकर पर्सनैलिटी में जो है वो इश्यूज आएंगे। टीचर्स जो हैं, जिस तरह से अभी मिस वानिया भी बता रही थी और हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि टीचर्स के पार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज टीचर्स हमारे रूहानी पेरेंट्स होते हैं। सो स्कूल में भी अगर बच्चों को आप बाकी बच्चों की तरह इक्वली ट्रीट करें और उनको थोड़ा इंडिविजुअल अटेंशन भी दें, तो उससे उनकी बहुत सी चीज़ें जहाँ जो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं वो टाइमली मैनेज हो सकती हैं। तो टाइमली मैनेज हो जाएंगी तो जितना जल्दी उसको हम पकड़ेंगे उतना जल्दी जो है वो बेहतर होगा, और आगे जाके चीज़ें वर्स होने की बजाय एक सही टाइम पर बेहतर हो जाएंगी या स्टॉप हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। अब मेरा ख्याल है हमें अपने गेस्ट की तरफ बढ़ना चाहिए है। पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी तरीके से हमें गाइड किया है, हमारे क्वेश्चंस को सारों को अच्छे तरीके से आंसर किया है। तो मैं चाहूंगी कि अब अनस से स्टार्ट करते हैं। अनस, आर यू हियर? जी जी, यस, इधर ही हूँ मैं। ठीक है, ठीक है अनस, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने सारी डिस्कशन सुनी होगी और आई होप आपको अंडरस्टैंड भी हुई होगी, तो जैसा कि टॉपिक है और मैं ये जानना चाहती हूँ कि बीइंग स्क्रैम्बलर आपको किस तरह के चैलेंजेस और इश्यूज का सामना करना पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम। ये बीइंग अ स्क्रैम्बलर तो जैसे बहुत से चैलेंजेस करने पड़े हैं, लेकिन अगर तो आपके साथ आपकी सपोर्ट है, जैसे मुझे मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है, तो मैम हिना ने भी मुझे तकरीबन बहुत मैं हिना के पास भी जाता रहा हूँ, तो मैम हिना ने भी मतलब बहुत अच्छा मेरे साथ किया। तो बीइंग अ स्क्रैम्बलर तो बहुत से चैलेंजेस आते हैं। जैसे मैं जो छोटी क्लास थी, जो मेरी जो अर्ली स्कूल था, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है अनस। जो मेरा जैसे अर्ली स्कूल था जहाँ पे मुझे टीचर्स की सपोर्ट की जरूरत थी, वहां पे टीचर्स ने मुझे क्लास में बहुत मतलब पीछे रखा कि मतलब मैं कोई अगर मैं हाथ हैंडरेस करता भी हूँ कि मैम मैंने पढ़ना है, मैम पूछ रही किसने रीडिंग कौन करेगा, तो मैम मैंने पढ़ना है, तो मैम मुझे इग्नोर करती थी कि नहीं आप मतलब मुझे मेरा मैं हाथ खड़ा करूँ, मैम मुझे फुल इग्नोर करती थी कि ये टाइम बहुत लगाता है पढ़ने में। इस तरह मैं बहुत मतलब डिप्रेस भी होता था कि यार देखो मुझसे ये लोग पढ़वाते नहीं है, मुझसे सुनते नहीं है। तो इस तरह था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे फुल सपोर्ट किया। मेरी मम्मा ने मतलब कहा कि कुछ नहीं होता, आप ठीक हो जाओगे, आराम से बात, जो भी सारा सीन था। और मैम हिना ने भी बहुत सी मुझे टेक्निक्स बताई थी कि किस तरह आप मतलब इन टेक्निक्स को किस तरह आप इसको ओवरकम कर सकते हो, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बहुत मैंने ओवरकम कर लिया है। तो इस तरह मुझे अभी भी याद है क्लास 4 के 5 में मैं पहली बार असेंबली में गया था। एक वो टॉप में वो कहा था कि चलो मैं जोक से जाके सुना देता हूँ, तो वहां मैं जाके बोलना था मैं आपको कुछ लतीफे सुनाऊंगा, तो मैं लतीफे पे अड़ गया। तो पूरा स्कूल मेरे सामने खड़ा है और मैं स्टेज पे खड़ा होकर अड़ गया हूँ, और वहां पे सब लोग ऐसे हंसना शुरू हो गए थे। प्रिंसिपल में मेरे साथ खड़ा है, सारे बच्चे मेरे पर हंस रहे हैं। तो मैं अपनी कंटिन्यू के बगैर मैं स्टेज से उतर गया था और मैं जाकर क्लास में बैठकर रोना शुरू हो गया था। क्लास 4 की बात है। तो तब मुझे आके मैम ने मतलब एक मैम थी 5 की, उन्होंने मुझे बढ़ाकर समझाया था कि इस तरह नहीं होता, और उन मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। उसके बाद क्लास 5 के अंदर उन्होंने मुझे कहा कि डिबेट करो, आप डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो, और मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं सेकंड आया था, मुझे सेकंड प्राइज मिला था। मतलब मैं बिल्कुल भी स्टैमिना नहीं किया था। और उसके बाद भी कुछ टीचर्स ने मुझे सपोर्ट करने के बजाय ये कहा था कि तुम ड्रामे करते हो, तुम डिबेट में बिल्कुल ठीक बोले थे, यहाँ पे तो तुम ड्रामे करते हो, कि तुमसे हम सुने ना,
तुम्हें ये ना करें। तो इस तरह टीचर्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अब जो हायर स्कूल है यहाँ पर टीचर्स सपोर्ट करते हैं। यहाँ भी मुझसे मैं कहता हूँ सर मैंने बताना है, तो कहते हैं हाँ ठीक है तो बताएं आप, कोई बात नहीं, टाइम लें अपना। तो इस तरह चैलेंजेस तो आए थे बहुत, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उनको ओवरकम किया है। इंशाल्लाह आगे भी करूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा अनस, जैसे आपने अभी मुझे बताया, तो आपका क्या समझते हो कि सोसाइटी स्टैमरिंग को लेके कितनी हसास है, कितनी सेंसिटिव है? सोसाइटी जो है वो तो बहुत करती है, क्योंकि अब जो बहुत से दोस्त मेरे मेरे जो दोस्त हैं, वो जो मेरे साथ सिंसियर है, मैं से उनको ही रखता हूँ मेरे साथ। क्योंकि बहुत से तो दोस्त हैं वो पहले मुझे अपने साथ खड़ा होना पसंद नहीं करते थे कि यार हम लोग खड़े हैं, अब जो हमारे बाकी दोस्त हैं वो क्या सोचेंगे, यार इसका दोस्त कैसा है, ये कैसे बोलता है। तो मुझसे बात करने को वो लोग अवॉइड करते थे। लेकिन जो अब जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे अपने साथ हमेशा रखते हैं कि यार हमारा दोस्त है, ऐसी कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह मैं भी अवॉइड करता था कि मैं लोगों में ना जाऊं। तो सोसाइटी जो है वो इस पे बैड इम्पैक्ट रखती है। अब सोसाइटी को तो बंदा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि 70% लोग जो है वो इसको बुरा समझते हैं। तो मुझे पता 70% लोग इसको बुरा समझते हैं, क्योंकि मैंने जब भी जिसके पास गया हूँ वो लोग इसको बुरा समझते हैं। मैं डिप्रेस हो जाता था, लेकिन बाद में मैम हिना से मैंने लिए हैं। उसके बाद मैंने, क्योंकि आप जब तक खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे किसी चीज के ऊपर, तब तक आप उस चीज को ओवरकम नहीं कर सकते। और मैम हिना ने, और खास तौर पे जो ये पीएसएफ टोस्ट मास्टर क्लब है, इसने मुझे सिखाया है कि इस चीज को एक्सेप्ट कैसे करना है। मैं बहुत इससे वो हुआ कि आप जाते हो, आपके सामने 15-20 लोग बैठे हैं, आप उनमें जाके बोलते हो। सर अहमद ने मुझे बहुत मतलब इनकरेज किया है। उनके सामने जाके बोलते हो आप, एक इतना अच्छा होता है इन्वायरमेंट। अगर आप वहां पे अड़ भी जाते हो, आपको कोई होता भी है, तो आपको वो लोग इनकरेज करते हैं, आपके लिए क्लैप्स होती हैं कि नहीं यार आप कर सकते हो। फिर इंसान का दिल भी करता है कि यार मैं इस जगह पे जाऊं जहाँ पे मेरी इज्जत है, जहाँ मुझे मुझे कुछ समझा जाता है। तो यही था। थैंक यू। मैं बस यही कहता हूँ कि बहुत शुक्रिया सरों का, जो पीएसएफ टोस्टमास्टर्स क्लब है, सर अहमद, सर आतिफ, इरफान, मैम हिना, मेरी मामा, जो इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इससे निकलने के लिए। ठीक है ठीक है। अच्छा लेकिन मैं यहाँ पर अनस को कहूँगी कि अनस थैंक यू सो मच कि आपने बात को समझा और अपने इमेज को अपनी नज़रों में बेहतर किया, क्योंकि सोसाइटी ने आपका इमेज क्रिएट नहीं करना, आपने इमेज अपना खुद क्रिएट करना है। मुझे याद है जब अनस फर्स्ट टाइम आया था तब इसके ख्यालात अपने बारे में बड़े डिफरेंट थे, और आई एम हैप्पी कि मेरा ख्याल में मैंने 1 साल के बाद इसको इस सिचुएशन में देखा है, और आज ये मुझे बच्चा नहीं लग रहा, एक ग्रूम्ड बहुत बड़ा लग रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू हेयर फेस की स्माइल बता रही है। थैंक यू मैम। ठीक है अनस, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपके ख्याल में सपोर्टिव केयर गिवर कैसा होना चाहिए है? क्या आपके मतलब नजदीक क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक सपोर्टिव केयर गिवर या पेरेंट्स या टीचर्स? जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मेरा ख्याल है, जो मैंने अपने पेरेंट्स देखे, क्योंकि मेरा ऐसा कोई सच दोस्त नहीं था कि जिसका ऐसा मसला हो। तो मैंने तो यही है कि मेरे पेरेंट्स सपोर्ट किया, और पेरेंट्स को सपोर्ट करना भी चाहिए, क्योंकि एक पेरेंट्स ही हैं जो एक अपने बच्चे के साथ 24/7 होते हैं। टीचर्स भी कहते हैं आपके साथ 6 घंटे के लिए, उसके बाद टीचर्स आपको छोड़ देंगे। लेकिन जो पेरेंट्स हैं उन्होंने आपके साथ आपको उन्होंने रेस किया है, उन्होंने आपके साथ रहना है। जो पेरेंट्स हैं उनको तो ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, और मैंने तो जहाँ देखा है मुझे मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है। और बाकी याद आ गया, नहीं मेरा एक दोस्त था मूसा, मैंने पीटीएम पे देखा था कि उसके अब्बू उसके साथ आए थे, तो वो बोलने की कोशिश कर रहा है, उसके बगैर तुम चुप कर दो, मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम चुप कर दो।
क्यों उसको उसको आप बात तो करने दो, वो क्या कहना क्या चाह रहा है वो। इतना अगर आप उनको ही आप बच्चों को कर दोगे पीछे, तो फिर बच्चे खुद ही चले जाएंगे डिप्रेशन में। और जब बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे तो वो फिर जाहिर सी बात है कोई उल्टी सीधी हरकत करेंगे करेंगे। फिर बाद में पेरेंट्स कहते हैं क्यों हुआ क्या कैसा जो हमारे बच्चे ने ऐसा जो स्टेप लिया है। तो अगर आप उनको पहले सपोर्ट नहीं करोगे, बच्चों को आप नहीं मानने को तैयार कि हमारे बच्चे में ये खामी है, तो मुझे नहीं लगता कि जो बच्चा है वो भी खुद को इस बात पे एग्री करेगा कि यार मुझे भी ये मसला है। वो भी यही करेगा कि मेरे पेरेंट्स के पास अच्छी नहीं लगती, मैं इसको ओवरकम करूं, लेकिन वो नहीं कर सकता ओवरकम जब तक उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलती। अब पेरेंट्स से कहते हैं, वो शर्मिंदगी में महसूस करते हैं कुछ पेरेंट्स, यार हम लोग अपने बच्चे को साइकोलॉजिस्ट के पास अब लेके जाएंगे। लोग पूछेंगे यार साइकोलॉजिस्ट के पास आपका बेटा जा रहा है, क्या उसको मसला है? इस तरह कोई शेम वाले की बात नहीं है। आपके बच्चे को मसला है, एग्री करें मसला है, उसको आप सपोर्ट करें, उसको आप लेके जाएं, उसकी ट्रीटमेंट करें, इंशाल्लाह वो बच्चा। अब मैं पहले बहुत स्टैमर करता था, अब मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ, मैं बहुत कम स्टैमर कर रहा हूँ। ये आप लोग पॉइंट नोट कर रहे होंगे, पहले मैं हर वर्ड पे आई थिंक कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो मैं अभी अनस की बात सुन रही हूँ, मुझे तो लगता है एक सेशन आप इनका कंडक्ट करें जो ये पेरेंट्स को सारी गाइडेंस प्रोवाइड करें। ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन जो मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, और पेरेंट्स शायद इसकी बात ज़्यादा जल्दी सुन लें एज कम्पेयर टू प्रोफेशनल्स के। तो अनस को जाने मत देना, इनके साथ कोई टाइम सेट कर लें आप लोग। मैम मैं एक चीज सजेस्ट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। जी जी मैम, जैसे कि अनस ने कहा था कि सोसाइटी का हम क्या कर सकते हैं, तो नेवर थिंक दैट कि आप सोसाइटी का कुछ नहीं कर सकते, आप सोसाइटी के साथ कुछ कर सकते हो। यानी कि आप अपने तौर पे अपनी इमेज इतनी बेहतर कर लें, इतना अपने आप को सेल्फ ग्रूम कर लें कि दे लुक अप टू यू। यानी कि वो आपकी तरफ देखें, मोटिवेशन की तौर पे देखें। नो मैटर हु यू आर, जस्ट बी योरसेल्फ एंड बी समथिंग अदर देन सोसाइटी। यानी कि जो सोसाइटी सोचती है आप उससे अलग बनो, टोटली डिफरेंट जाओ, और अपने आप को इतना सेल्फ ग्रूम कर लो कि सोसाइटी आपको देखे, ना कि रादर देन वो कोई बात सुनाए। बात सुनाने में कुछ भी नहीं है, इट्स अप टू यू कि लोग आपको देखें। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज का तो मुझे लगता है कि आज के पैनल में हमारे जो ऑडियंस और गेस्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे मुझे मिले हैं कि ये इन फ्यूचर हमारे पीएसएफ के साथ, आई थिंक अहमद साहब के साथ मिलके एक अच्छे वर्कशॉप टाइप भी प्लान कर सकते हैं। अनस इज देयर, मुबीन भी हैं, और जो बाकी भी हैं वो भी। वैसे मैंने अनस से और क्वेश्चंस क्या हम अनस कुछ पूछते थे, बता रहे थे? जी मैं आवाज आ रही है? आई थिंक जी जी अब आपकी आ रही है। इसके बाद मेरे ख्याल में अनस के बाद आई थिंक जवाद ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, एंड देन फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में टाइम भी हमारे पास थोड़ा ही कर रह जाएगा। एग्जैक्टली। तो अब मैं मुबीन से चाहूंगी कि वो जवाद से क्वेश्चंस करें। जी मुबीन। अस्सलाम वालेकुम जवाद, आप हमारे साथ हैं? Yes, I'm here. सॉरी जी मैं यहाँ पे हूँ। जवाद क्या हाल है आपके, कैसे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा जवाद, आप ये बताएं कि आपको बीइंग अ स्टैमरर कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं अपनी तक की, यानी कि लाइफ में अब तक के जितना भी टाइम आपने गुजारा है विद स्टैमरिंग, आपको कितने, यानी कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, जरा हमारे से शेयर। जी मैं, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही। मुझे, जैसा कि सब जानते हैं कि मुझे भी स्टैमरिंग का काफ़ी इशू है, और
हकलाहट मेरी कई दफ़ा काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो मुझे मुख्तलिफ जो है तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा थ्रू आउट माई पीरियड। तो सबसे पहले कि मैं जो है स्टैमरिंग की वजह से जो है कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो गया, और मैंने अवॉइडेंस जो है अवॉइडेंस शुरू कर दी। फॉर एग्जांपल कि मैं अब दोस्तों की गैदरिंग्स में जाने से अवॉइड करता था, कोई फैमिली इवेंट्स है, कोई दावत का इंतज़ाम है, तो ऐसी जगहों पे जाने से मैं काफ़ी जो है मुझे घबराहट होती थी कि सिर्फ और सिर्फ स्टैमरिंग की वजह से। उसके अलावा कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है मुझे स्टैमरिंग की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ। जिस तरह से लाहौर चैम्बर्स में मैं काफ़ी जो है सेमिनार्स और मीटिंग्स वगैरह अटेंड की। उसके अलावा लाहौर एक्सपो सेंटर में जो है काफ़ी एग्जीबिशंस वगैरह मैं अटेंड करता रहा हूँ। तो मुझे जो है अगर कोई सेमिनार वगैरह में कोई क्वेश्चंस पूछने होते थे तो मैं उस सिचुएशन से भी अवॉइड करता था कि ये बिजनेस कम्युनिटी में कहीं मैं स्टैमर ना कर जाऊं। तो एक फियर और नेगेटिव थाट्स के मैं स्टैमर कर जाऊंगा और लोग मेरे पे जो है हंसेंगे। तो इस तरह के जो डिफरेंट चैलेंजेस हैं और मेंटल सिचुएशन लाइक अनएबल टू डिलीवर, के मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा अपनी बात, और कई दफ़ा जो है ऐसा होता भी था कि मैं बात बीच में अधूरी छोड़ के जो है शेमफुल फील करता था। तो इस तरह के जो है काफ़ी चैलेंजेस और इश्यूज जो है मुझे फेस करना पड़े। और ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन अगर क्लासरूम में भी जो है मैं कई दफ़ा जो है प्रेजेंटेशन वेल प्रिपेयर्ड होने के बावजूद उसको डिलीवर नहीं कर पाता था। तो ये काफ़ी चैलेंजेस थे जो कि मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो है फेस किया है। जी थैंक यू। अच्छा, अब मुझे एक जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो है कि आपका आपकी लाइफ में यानी कि जितनी लाइफ में आपने गुजारी है उसमें आपका पेरेंट्स और टीचर्स का क्या रोल था आपके स्टैमरिंग को लेके? मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे ऑन किया। पेरेंट्स की तरफ से या टीचर्स की तरफ से कभी कोई प्रेशर जो है इस तरह का मैंने फील नहीं किया। इवन के ऑल लेवल्स के एग्जाम्स में इंग्लिश में जो है 3 तरह के टेस्ट होते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग का, उसके बाद वो लिसनिंग का और स्पीकिंग का। तो स्पीकिंग का जो टेस्ट होता है उसमें भी जो है मैं 2 दफ़ा जो है मेरा एक्सपीरियंस जो है अच्छा नहीं रहा। लेकिन फेलियर के बावजूद मेरे पेरेंट्स ने जो है मुझे नहीं डांटा कि तुम फेल क्यों हुए हो, ये क्यों हुए, क्योंकि उन्होंने एक्नॉलेज किया कि अगर ये इशू है तो उन्होंने मुझे इस सिचुएशन में जो है सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और मेरे टीचर्स का भी यही था कि इंशाल्लाह तो इस दफ़ा नहीं तो अगली दफ़ा आप जो है कामयाब हो जाओगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। और स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में और इवन की यूनिवर्सिटी लाइफ में भी टीचर्स का जो है वो बहुत पॉजिटिव रोल रहा। और हमेशा जो है टीचर्स ने कभी मुझे इग्नोर फील नहीं करवाया कि मैं स्टैमर करता हूँ तो वो मुझे इग्नोर फील करवाएं। और जिस तरह से लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी से मैं जो है अपना बीबी ऑनर्स कंप्लीट किया, तो वहाँ पे मिस फाइजा जलील ने जो है आइडेंटिफाई किया था कि इसके साथ ये इशू है, तो उन्होंने मिस हिना से बात की। वो जो है वो भी लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में थी। तो उसके बाद जो है मिस हिना ने मुझे मेरे से जो है वो कांटेक्ट किया और मुझे 2-3 जो है यूनिवर्सिटी में ही सेशंस लिए, इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट की। उसके बाद जो है एक इस तरह से सिलसिला स्टार्ट हुआ कि उन्होंने मुझे स्टैमरिंग की जो है टेक्निक्स, इसको कि किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। तो जो पहले जो मैं चैलेंजेस फेस कर रहा था कि अवॉइडेंस है, नेगेटिव थाट्स हैं अपने बारे में और फियर है, तो वो इस तरह से ओवरकम हुआ कि उन्होंने सबसे पहले तो जो है मुझे इस चीज़ को मोटिवेट किया कि मैं इसको एक्नॉलेज करूं कि आई एम अ स्टैमरर। और जो है अगर जब तक एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो तब तक हम इसको आगे जो है मैनेज नहीं कर पाएंगे। देन उसके बाद जो है काफ़ी सपोर्ट मुझे मिली, और मैंने जब जो जिन सिचुएशन से मैं अवॉइड करता था, अवॉइडेंस सबसे पहले जो है उन्होंने मेरी ख़त्म करवाई। तो
मैं टीच नहीं कर सकता था अपने जो है किसी को भी मैं जो है जिस तरह से अनएबल टू डिलीवर के मैं अपनी बात को डिलीवर नहीं कर पाता था, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिलीवर नहीं कर पाता था। तो सबसे जो मेजर चैलेंज था मेरे लिए वो टीचिंग का था। तो इस चीज़ को उन्होंने ख़त्म करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने दोस्तों में भी कंफर्टेबल फील करना शुरू किया। उसके बाद जो है अपने फाइनल ईयर में जो है कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको स्पेशलाइजेशन के जो सब्जेक्ट्स थे हमारे फिनांस के, तो उनमें भी जो है मैंने उनको टीच किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके जो है उन पॉजिटिव रिजल्ट्स है, उन्होंने मेरे पॉइंट जो है उसको समझा और अच्छे नंबरों में वो भी कामयाब हुए। और मुझे भी इस चीज़ की खुशी हुई कि मैंने अपने ये जो अवॉइडेंस है या अनकंफर्टेबल जो मैं फील करता हूँ इसको मैंने ओवरकम कर लिया है। थैंक यू। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपसे वो ये है कि आपके व्यू में सोसाइटी किस तरह देखती है स्टैमरिंग को इन योर पॉइंट ऑफ व्यू? अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में डिफरेंट कम्युनिटीज जो हैं आ जाती हैं। जिस तरह से हमारी अगर स्कूल लाइफ में देखा जाए तो हमारे फ्रेंड्स वगैरह जो हैं वो इस टैमरिंग का जो है काफ़ी मजाक बनाते हैं और इसको जो है जिससे हम नेगेटिव फील करते हैं और डिस्कम्फर्ट फील करते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो है मैंने ये चीज़ एनालाइज की है कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो है कम्युनिटी काफ़ी सपोर्टिव होती है, सोसाइटी हमारी काफ़ी सपोर्टिव हो जाती है। अब हमारे जो है यूनिवर्सिटी में एक टीचर थे जो कि जिनको स्टैमरिंग का बहुत ज़्यादा इशू था, तो लेकिन उन्होंने अपना जो है पेशा टीचिंग जिनको हर वक्त जो है स्पीच और स्टूडेंट्स को फेस करना होता है, उनको अपनी बात जो है वो समझानी होती है, सारा कुछ उनको आपने डिलीवर करना होता है। तो उस चीज़ को उन्होंने ओवरकम किया। और इसी तरह से अगर हम देखें प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बिजनेस कम्युनिटी को या किसी प्रोफेशनल को, तो वो इस चीज़ को इतना जो है बॉदर नहीं करते क्योंकि उनको अपने जो है टास्क या जो उनके असाइनमेंट्स या उनके जो प्रोफेशन होता है उससे ज़्यादा जो है लगाव होता है। वो जो है काफ़ी जब आपका मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा बढ़ता है जैसे जैसे, तो आप में पेशेंस और इस तरह की जो है पॉजिटिव एटीट्यूड जो है बिल्डअप हो जाता है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये कि आपके व्यू में सपोर्टिव केयर किस तरह की होनी चाहिए? एक स्टैमरर के लिए एक सपोर्टिव केयर जो उनसे रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, वो किस तरह की होनी चाहिए? प्लीज। सबसे पहले जो इश्यूज हम देखते हैं एक स्टैमरर को सबसे पहले तो अपने घर वालों से जो है वो सिक्योरिटी इस चीज़ की चाहता है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करें कि वो लाइक, क्योंकि जब तक आप घर वाले सपोर्टिव नहीं होंगे तो बाकी सोसाइटी से जो है इंसान ना उम्मीद हो जाता है। तो सबसे पहले तो घर वालों को चाहिए कि अगर इस घर में किसी को बच्चे को स्टैमरिंग का इशू है तो वो उसको ऑन, जिस तरह मिस मुनज़्ज़ा ने कहा, उसको ऑन करना चाहिए। तो एक पॉजिटिव वे में उसको ऑन करें और एक जैसे बाकी बच्चों को घर में ट्रीट किया जाता है और उनकी बात को तवज्जो दी जाती है, तो इसी तरह से जो है पेरेंट्स को चाहिए कि अपने तमाम बच्चों को इक्वली ट्रीट करें और अगर कोई इस तरह का इशू है तो उसको जो है सबसे पहले कंसल्टेंट से जो है रब्ता करें ताकि वो इस चीज़ को मैनेज कर सकें। क्योंकि घर से सबसे पहले जो है आपका सबसे ज़्यादा टाइम जो है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ गुजरता है, तो सबसे पहले जो है वालिदैन की ये जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को ऑन करें। जवाद, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और आई एम ऑल्सो हैप्पी कि आपने अपना जो एक्सपीरियंस बताया है। आपके साथ भी अब मैंने आपको देखा है तकरीबन 1.5 साल के बाद, तो मुझे सुन के बहुत खुशी हुई कि फर्स्ट एक्सपीरियंस ही आपका टीचिंग का था। तो दैट्स वेरी गुड कि जो आपने
एक्सपीरियंस या जो आपने किया है दूसरों के साथ शेयर किया, प्लस जो टेक्निक सीखी हैं या जो चीज़ें आपने लर्न की हैं वो अप्लाई भी कर रहे हैं। तो ये दूसरों के लिए बेसिकली मोटिवेशन भी है कि अगर एक बंदा कर सकता है तो सारे कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि जो चीज़ बताई जाए उसके ऊपर एक्ट करें, उसको एक्शन में लेके आएँ, सिर्फ सोचें मत। हम सोचते ज़्यादा हैं, काम कम करते हैं, मसला सिर्फ ये है। तो इस चीज़ पे लें, अदरवाइज हर चीज़ अचीव की जा सकती है। थैंक यू मुबीन कि आपने क्वेश्चंस काफ़ी डिटेल में पूछ लिए जवाब से, और अपने भी व्यूज़ शेयर किए। मेरे ख्याल में अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चलें। जी बिल्कुल, अब कोई भी क्वेश्चन पैनलिस्ट से कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जितने भी लोग हैं यहाँ पर वो कोई भी किसी भी पैनलिस्ट से क्वेश्चन कर सकता है, कोई आपकी क्वेरी हो। जी जी बिल्कुल जी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू sir, Abdullah Sahab, who organized this beautiful session for stammering awareness. इससे पहले कि मैं आपसे कुछ अपने सवालात करूं, मेरी चंद एक गुजारिशात इस खूबसूरत सेशन के तवज्जुह से मेरे उन तमाम भाइयों और उन तमाम बहनों की समातों की नज़र जो इस सेशन का कल भी हिस्सा थे और आज भी हिस्सा हैं, तो वो ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि मेरे पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जिसके इस्तेमाल से आज मैं अपने बोलने का जो मेरा स्टाइल है और बोलने के अंदाज को मैंने कल से तकरीबन कहीं ज़्यादा बेहतर बनाया हुआ। तो देखें, इसका जवाब है कि स्ट्रांग माइंड सेटअप। आपने एक फिक्रा सुना होगा, बहुत ज़्यादा मशहूर फिक्रा है कि स्ट्रांग बॉडी हैज़ स्ट्रांग माइंड, कि अगर आपकी बॉडी मजबूत है तो आपका दिमाग भी मजबूत है। तो साफ ज़ाहिर है कि कहने वाले ने ये फिक्रा जब कहा होगा तो उसने किसी सबूत को बेस बना के ये फिक्रा कहा होगा, और इट वुड बी नॉट बी रॉन्ग अगर मैं कहूँ कि स्ट्रांग माइंड है स्ट्रांग बॉडी, क्योंकि अगर आपका दिमाग मजबूत है तो तब ही आप जिस्म के बाकी हिस्से पे कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपका दिमाग ही आपके जिस्म के हिस्सों को कंट्रोल कर रहा हो। बिल्कुल है। तो जितने भी पैनलिस्ट कल भी मौजूद थे, कल मैं बहुत आई डोंट वांट टू गो इन दिस डिटेल बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द टाइम। और कल वाली वीडियो पाकिस्तान स्टैमरिंग फाउंडेशन और स्टैमर टॉक फेसबुक पेज पे मौजूद थी, तो मैंने वो देखी और उसमें मैंने अपनी मिस्टेक भी देखी कि मैंने कौन कौन सी मिस्टेक की हैं वहाँ। तो मुझे बहुत सी खूबियां भी मिली वहाँ पे जिन पे मैं खुश हुआ, और बहुत सारी मुझे खामियां भी मिली कि कौन से ऐसे फैक्टर थे जो उस वक्त मुझे बोलने नहीं दे रहे थे, मेरी ज़बान के आगे रुकावट बन रहे थे। तो उन फैक्टर्स को मैंने काबू किया, और जो खामियां थी उन पे जब मुझे साफ ज़ाहिर इंसान को खौफ तो आता है उन पे और उदासी भी होती है, लेकिन एक आयत की ट्रांसलेशन मेरे ज़हन में आई कि अपने रब की रहमत से कभी मायूस ना हूँ। तो उसको मैंने सामने रखते हुए अपना काम आगे जारी रखा, और आज मैं एक अपने स्ट्रांग माइंड सेट के साथ यहाँ पे बैठा था कि जो भी बात है खुल के करनी है, बगैर किसी खौफ के करनी है। और बाकी ये कि सवाल ये कि आपने स्ट्रांग माइंड सेट आइएगा। जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो मैंने लिखे हुए हैं कि जब मैं नेट पे सर्च कर रहा था कि क्या टेक्निक्स हैं पड़ी जिस पे हम अमल करके स्टैमरिंग को ओवरकम कर सकते हैं, तो बाकी टेक्निक्स तो मैंने पढ़ी, लेकिन वहाँ पे एक टेक्निक्स दी हुई थी कि स्पीच मॉनिटर डिवाइस, तो मैंने उसका ऐप भी डाउनलोड किया और उस पर ट्राई की, तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए बेहतर साबित हो सकती है। एक तो आप मुझे ये बताएं कि क्या ये स्पीच मॉनिटर डिवाइस जो माइल्ड स्टैमर है उनके लिए बेहतर हो सकती है और किस हद तक हो सकती है। और दूसरा मेरा सवाल कि बस आप इस क्वेश्चन का जवाब दें, दूसरा इंशाल्लाह कल वाले में कर लेंगे। नहीं, कल वाला जो है बेसिकली जो परसों है वो इंग्लिश मोड पे है, और वो हमारा ज़्यादातर आई गेस अहमद साबिदारी होंगे, वो रिसर्च ओरिएंटेड है। उसमें क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा रिसर्च के होंगे, क्योंकि हमारा सारा फॉरेन पैनल भी है उसमें। तो अगर क्वेश्चनिंग है तो वो आज हम मिस सुमेरा आप काइंडली डिवाइड कर लें ताकि सारे पार्टिसिपेंट्स से हम सारे क्वेश्चन आज ले लें। 5 मिनट्स बेशक आप ज़्यादा ले लें पैनल के लिए, लेकिन आज ये कर दीजिएगा, क्योंकि कल फिर हमें संडे को पता नहीं चलेगा कि हम लेंगे।
जी हाँ जी बिल्कुल। ठीक है मैम, मेरा दूसरा क्वेश्चन भी सुने। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आई कैन डील विद फैमिली मेंबर्स, विद माय फ्रेंड्स एंड विद माय सोसाइटी। जो मेरे इर्द गिर्द सोसाइटी है उनके साथ मैं तकरीबन अच्छे तरीके से डील कर लेता हूँ, बट यूनिवर्सिटी में खुसूसन अपने क्लास फेलोज के सामने तो बोलना मेरे लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है। और कहते हैं ना कि कोई चीज जिस चीज से आपको नफरत पैदा हो जाती है ना, तो फिर आप उस चीज को बिल्कुल नापसंद करने लगे थे। अब ऐसा कोई माहौल बना हुआ है, तो इस माहौल से मैं किस तरह छुटकारा हासिल कर सकता हूँ? ओके जी, मेरा ख्याल में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया था उसका आंसर मैं बता देती हूँ। जो आपने एक डिवाइस का बात किया है कि ऐप डाउनलोड करनी, वो बेसिकली ऐप आपको क्या हेल्प आउट करेगी, वो एक आप देखें कि क्या वो आपको ये बताएगी कि आपने किस तरह से बोलना है, ठीक है। आपको क्या वो ये बताएगी कि जिस वक्त आप अटक रहे हैं आप क्यों अटक रहे हैं, और आपने अटकने से पहले क्या वो मॉनिटर आपको कर रही है, दैट इज़ द डिटेल्स। अगर वो आपको इस तरह से ऐप को इन्फॉर्मेशन दे रही है तो आप ट्राई करके देख लें। हर किसी के ऊपर हर चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती और हर चीज़ सक्सेसफुल भी नहीं होती, हर एक एक्सपीरियंसेस हैं। इस तरह की ऐप्स डिफरेंट बनी तो हुई हैं, लेकिन वो किस नेचर की हैं और वो आपको कितनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं, दैट इज़ डिफरेंट। अगर तो वो ये सारी चीज़ें आपको दे रही हैं कि जी बोलने से पहले ही आपको कह दें कि ये वाली चीज़ कर लो, तो आपको तो बोलने की टेक्निक्स आएंगी तो आप बोलेंगे ना। वो ऐप आपको टेक्निक तो नहीं सिखा रही, तो यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प from the speech therapist, then you can speak in a very good manner. That maybe these device can help you. और दूसरा ये कि जो आपने अपने फ्रेंड्स की वाली बात की है, पहले मैं आंसर दे देती हूँ, फिर मिस मुनज़्ज़ा क्योंकि स्पेशलिस्ट इधर अवेलेबल है स्पीच की, वो आपको बताएंगी। अभी आपने कहा स्ट्रॉन्ग माइंड और स्ट्रॉन्ग बॉडी की बात की, तो नाउ ये बोलना नहीं है, ये अप्लाई भी करना है। आपने अपनी बात को खुद ही पहले एक्सप्लेन कर दिया कि जब आप यहाँ बोल रहे हो अपनी फैमिली के साथ बोल रहे हैं तो व्हाई नॉट इन योर पीयर। तो वहाँ पर जो खौफ है वो माइंड उस वक्त आपका वही है, आपकी बॉडी भी वही है ना, चेंज तो नहीं हुई। वहाँ पर बेसिकली फियर है और वो फियर को ओवरकम करना है, और वो ओवरकम तभी होगा जब आपके पास हैंडलिंग होगी, टेक्निक्स होंगी। फियर जब तक आपके पास हैंडलिंग नहीं होगी आप अटकेंगे ही। तो जितना मर्जी हम बोल लें कि जी हमें ये करना चाहिए, लेकिन जब तक आपके पास सॉल्यूशंस नहीं होंगे आप वो फुलफिल नहीं कर सकेंगे। तो आई थिंक मैंने आंसर दे दिया आपके दोनों सवालों का। अब मैं मिस मुनज़्ज़ा से कहूँगी कि वो अपना व्यू दें इनके क्वेश्चन पे, और फिर हम नेक्स्ट अपने पर्सन की तरफ जाएंगे ताकि वो भी हमसे क्वेश्चन कर सकें। जी बिल्कुल जी, मिस मुनज़्ज़ा। अनम्यूट कर लें अपना स्पीकर। सॉरी, अब आ रही आवाज? जी बिल्कुल अब आ रही है। अच्छा, मैम हिना ने बिल्कुल वही पॉइंट बयान कर दिया है जो मैं कहना चाह रही थी कि जिस तरह उन्होंने खुद अभी स्टेट किया कि स्ट्रॉन्ग माइंड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाता है, बिल्कुल इसी तरह जब तक आप अपने अंदर से इस खौफ को नहीं निकालेंगे तो आप किस तरह अपनी जो है ना सिचुएशन को हैंडल कर सकेंगे। बिल्कुल इस तरह अगर आपको प्यास लग रही है, आप पानी पीना चाह रहे हैं, आप पानी तो आप तक नहीं पहुंचेगा ना, आप उसको जाके लेंगे, उठाएंगे, कोशिश करेंगे, अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप के अंदर से ये खौफ, ये जहन से अपने सर पे सवार जो आपने एक होता है ना तलवार लटक रही है सर के ऊपर, इस चीज़ को जहन से निकालें। फिर ही तब आप कोई अपनी स्पीच थेरेपी की इफेक्टिव स्ट्रेटजीज जो हैं वो ही तब इसके आपके ऊपर अफेक्ट करेंगी जब आप अपने आप को इस चीज़ से ओवरकम करेंगे, इस चीज़ से निकालेंगे। ठीक है मैम, शुक्रिया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आई गेस हैंड रेज किया था यासिर खान ने। जी यासिर खान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि ये टाइम प्रेशर जो होता है, टाइम प्रेशर को किस तरह प्रॉपरली मैनेज किया जाए। जब हम बात कर रहे होते हैं हमारे को प्रेशर आता है कि भी ये हमने जल्दी जल्दी डिलीवर करना है, उसी जल्दी जब डिलीवर करने लगते हैं तभी ये स्टैम्परिंग फील होती है। तो इसको किस तरह मैनेज किया जाए, ये किस तरह हो सकता है मैनेज? ओके बिल्कुल। अगर आपने पहले मैं आंसर दे देती हूँ, जैसे जासिर साहब, क्या अगर आपने कभी थेरेपी कोई ली हुई है तो डेफिनेटली आपको जो टेक्निक सिखाई जाती हैं जब हम स्पीच थेरेपी की साइड पे जाते हैं तो वो टाइम प्रेशर को भी काउंट कर रहा होता है, और उसमें ये है कि ज़ाहिर बात है आपके जहन में आता है कि मैं फटाफट कंप्लीट कर दूँ अपनी बात, और इसीलिए आप अपना स्पीड भी तेज़ कर लेते हैं
और रादर देन कि वो बात कंप्लीट हो, वो उसमें आपके ब्लॉक्स आ जाएंगे, आपकी स्टैमरिंग तेज हो जाएगी। तो आपने सिर्फ ये करना है कि अगर आपने जो टेक्निक सीखी हुई है आप उसको अप्लाई करें और ये बात भूल जाएं कि मुझे अपनी बात जल्दी कंप्लीट करनी है। आप मेरे से गारंटी ले लें कि अगर आप अपनी टेक्निक्स अप्लाई करेंगे आपकी बात इजीली और जल्दी टाइम में कंप्लीट हो जाएगी, रादर देन कि जब आप ये जहन में रखते हैं कि मुझे बात जल्दी कंप्लीट करनी है और अपनी टेक्निक्स अप्लाई नहीं करते तो डबल टाइम लगता है। तो ये मेरा मेरा ख्याल में ये अगर आप अप्लाई करना शुरू कर रहे हैं तो टाइम प्रेशर नहीं रहेगा आपको, और ये बात जहन से निकाल दें कि मुझे बात जल्दी कंप्लीट करनी है। आप जब जहन से ये बात निकाल देंगे और साथ अपनी टेक्निक्स अप्लाई करेंगे तो आपके जो टाइम ड्यूरेशन है वो शॉर्ट एवन हो जाएगा, आपके ब्लॉक्स भी नहीं आएंगे और आप अपनी बात छोटे टाइम में अच्छे तरीके से दूसरे को डिलीवर कर देंगे। नाउ ओवर टू मिस मुनज़्ज़ा एंड देन उसके बाद मिस राकिया ने हैंड रेज किया फॉर द क्वेश्चन। जी देखें, एक स्टैमरिंग या स्टटरिंग इंडिविजुअल का जो माइंड होता है उसका ऑर्डर और एक नॉर्मल इंडिविजुअल का ऑर्डर, इन दोनों के ऑर्डर में फ़र्क होता है। जिस तरह नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं उनका ऑर्डर होता है, एक डायरेक्ट पाथवे होता है, लेकिन स्टैमरिंग वालों का एक इनडायरेक्ट पाथवे होता है। फ्लक्चुएशंस आ रही हैं और ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ये जो टाइम आपने बात की ना, टाइम प्रेशर बहुत ज़्यादा, ये जो आपको टाइम लग रहा है ये आपके कंट्रोल में नहीं है। मिस हिना ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर आप इस चीज़ को अपने जहन से निकाल के स्ट्रेटजीज को अपने ऊपर जो है अप्लाई करेंगे तो आपका टाइम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, यस मैम, थैंक यू सो मच। जी ठीक है। मिस राकिया ने शायद कोई क्वेश्चन करना था। हेलो जी, एक तो मैंने पहले हेलो जी, एक तो मैंने अप्रिशिएट करना था, इट वाज अ ग्रेट सेशन, बहुत अच्छा था। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, कंटिन्यू और जैसे मिस अलीना ने एक पॉइंट कहा था कि अगर जो टीचर्स हैं दे बिकम वेरी पेशेंट विद द स्टूडेंट्स, तो आई थिंक उसका बहुत इम्पैक्ट होगा। सो आई रियली अप्रिशिएट दैट पॉइंट। और मैं ये पूछना चाहूंगी मिस हिना, सिंस शी इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट टू, और वो स्पीच के केसेस भी डील करती हैं, तो आपने कभी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जो है विद कंप्लीट पिक्चर, उसके साथ आपने स्टैमरिंग का इशू देखा हो कि वो सिर्फ एंजाइटी की वजह से स्टैमरिंग ट्रिगर हो गई है या उसकी वजह से वो इंक्रीज हो गया है स्टैमरिंग का इशू? तो एक तो ये चीज है, और दूसरा थोड़ा है तो रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन, आप चाहे तो उसको कल ले सकते हैं कि मैंने कुछ एक सुपरवाइज की है रिसर्च जिसमें ये था कि जो आपकी स्पीच आर्टिकुलेशन है वो जेंडर के अकॉर्डिंग वेरी करती है और फैमिली सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो मैं ये पूछना चाहूंगी क्या स्टैमरिंग का इशू भी जेंडर के अकॉर्डिंग वेरी करता है? क्या रिसर्चर्स कोट करती हैं? और क्या फैमिली सिस्टम जॉइंट और न्यूक्लियर वो स्टैमरिंग को कैसे डिफरेंशिएट करता है? थैंक यू सो मच एंड ग्रेट सेशन। थैंक यू मिस राकिया। बिल्कुल मैं आंसर दोनों का आपको दे देती हूँ। हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो कल नहीं है, वो संडे को है। रिसर्च बेस्ड आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि फुल पिक्चर ऑफ सोशल एंजाइटी, बिल्कुल यहाँ पर मैं बता दूँ कि एक स्टैमरिंग की भी दो टाइप्स हैं। एक सिचुएशनल स्टैमरिंग होती है, एक जनरलाइज्ड स्टैमरिंग टाइप की होती है। जो सिचुएशनल होती है वो कंप्लीट पिक्चर होती है सोशल एंजाइटी के साथ, कि फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन का प्रेशर है, आपको अपने डेली रूटीन में आपको कभी नहीं स्टैमरिंग होती, लेकिन जैसे ही आपकी प्रेजेंटेशन आएगी या आपका कोई प्रेशर वाला सिचुएशन आएगी आप सिर्फ स्टैमर आप तब करोगे। तो वहाँ पर हमें देखना होता है कि वहाँ स्टैमरिंग पे हमारा उतना फोकस नहीं होता, हमारा स्ट्रेस हैंडलिंग पे होता है, जो मैंने लास्ट कल के सेशन में भी एक्सप्लेन किया था कि हम क्लाइंट टू क्लाइंट की स्ट्रैटेजीज वेरी करती हैं। हम वेटेज देते हैं कि पहले हमने कौन सी चीज़ को डील करना है और फिर हमने किस साइड पर शिफ्ट करना है। तो ये पिक्चर बिल्कुल आती है और ये सिचुएशन समटाइम, लेकिन ये केसेस बहुत कम होते हैं जहाँ सिर्फ सिचुएशनल हो। ज़्यादातर जो स्टैमरिंग है वो जनरलाइज्ड की होती है, उनकी जो एंग्जाइटी है वो इंक्रीज कर जाती है उस सिचुएशन में जाके, पर्टिकुलर प्रेशर वाली सिचुएशन में जाके। तो बिल्कुल आपकी बात मैंने फर्स्ट तो मेरा ख्याल में आपने यही क्वेश्चन किया था ना, राइट? या इसके अलावा भी आप कुछ पूछना चाह रही थी? नहीं एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच, आई हैव गॉट द आंसर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने रिसर्च बेस्ड किया, बिल्कुल रिसर्च में मैं कल, क्योंकि आप शायद नहीं थी उस पैनल में,
वहाँ पर ये है कि आपका जो जेंडर है वो रोल प्ले करता है। जो स्टैमरिंग है वो 3:1 की रेशो पे है या 4:1 की रेशो पे है वर्ल्ड वाइड। फीमेल में कम है, मेल में ज़्यादा है। और इसकी जो रीज़न बताई थी मैंने कल, उसमें ये है कि जो स्पीच प्रोडक्शन है या स्पीच एक्वायर करने की एबिलिटी है वो लड़कियों में जल्दी है एज़ कम्पेयर टू लड़कों के। ये एक रीज़न है। दूसरा ये कि यहाँ पर इफ़ेक्टिविटी आती है, इसीलिए हमारे यहाँ भी जो रेशो है वो मेल की ज़्यादा है, फीमेल की बहुत कम है। प्लस जो आपने दूसरा पॉइंट कहा कि फैमिली सिस्टम, यस इट्स इम्पॉर्टेंट, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए मैं नहीं कहूँगी क्योंकि हमारे जो बाहर की अगर हम रिसर्चेस देखते हैं तो वहाँ पर ये फैमिली सिस्टम पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं है। जबकि जो एशियन कंट्रीज़ हैं लाइक पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश या इंडिया, क्योंकि ये सिमिलर कल्चर की साइड से आ रहे हैं, वहाँ पर फैमिली सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। वहाँ न्यूक्लियर और जो जॉइंट फैमिली का आपने क्वेश्चन किया, वहाँ ये चीज़ स्टडी की गई है। और पाकिस्तान में जब मैंने अपनी पीएचडी का काम किया उसमें ये रोल प्ले बहुत ज़्यादा आया, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि सिर्फ पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन नहीं होता बच्चे का, वहाँ इंटरेक्शन होता है अपने एक्सटेंडेड फैमिली के साथ। तो यस इट्स इम्पॉर्टेंट इन आवर कल्चर या एशियन कल्चर में। लेकिन बाहर की अगर हम स्टडीज़ देखते हैं या बाहर के कॉन्सेप्ट्स में जाते हैं तो वहाँ न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ मोस्टली न्यूक्लियर ही चल रहे होते हैं। बहुत ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्योरली न्यूक्लियर है, वहाँ भी जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उस चीज़ को उतना स्टडी नहीं है। तो ये वाली एक चीज़ है। और जब मैंने अपनी स्टडी की थी तो क्योंकि अभी तक वो रिजल्ट्स नहीं शेयर मैं कर सकती, अभी फ्यू मंथ्स के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसमें ये है कि फैमिली का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि आजकल मोस्टली पेरेंट्स जो हैं बोथ वर्किंग हैं और बच्चे को कम टाइम मिलता है आर्टिकुलेट करने में, यानी बातचीत करने में, कम्युनिकेशन ज़्यादा, टाइम स्क्रीन है ज़्यादा, बच्चे देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या टैब यूज़ कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली भी जो हमारी स्पीच एक्वायर है, यहाँ एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर भी बता सकते हैं कि जो स्पीच एक्वायर है वो लेट हो रही है, डिले हो रही है। और जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, हमारा सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि कितना टाइम आप पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आई होप आई विल आंसर इट और आई आंसर्ड इट, या कुछ और भी आपको डिटेल चाहिए? चलें, थैंक यू कमेंट आता है। चलें मिस मुन्नज़ा प्लीज़ आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे तो प्लीज़, क्योंकि आप स्पीच के रिगार्डिंग pretty much आपने जो एक्सप्लेन कर दिया सारा कुछ। That's it. That's ओके ठीक है। आई गेस टाइम हो गया है। अभी कोई और क्वेश्चन करना चाहे तो करे, ताकि थोड़ा ही 2-3-4 मिनट रह गए हैं तो क्या हम लोग एंड करें फिर? अगर कोई और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज़ कर सकते हैं। अहमद साहब आप भी कर सकते हैं, आप भी पैनलिस्ट से पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। या मैं एक सवाल, सिकंदर साहब शायद कुछ पूछना। हाँ जी सिकंदर साहब। बहुत देर से हैंड रेज भी मेरा था लेकिन शायद आप लोगों ने देखा नहीं, तो अब मैं सवाल जी प्लीज करें। ये मेरा ये सवाल एज अ मैं अपने बारे में है सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये ऐसी कौन सी वजह है कि ऐसी कौन सी स्टेट है कि जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होने लगता है, कुछ खुशी आने लगती है, तो एक जहन में डर रहता है। एक ये, और दूसरी चीज ये कि सेकंड चीज ये कि हमें अच्छा अगर हमारे सामने दो वेज हों, अगर एक साइड पे जाके हमारे साथ अच्छा होना हो और हम वहां जाके खुश हों, वहां जाके हम स्माइल करें, हंसे, हम लाफ्टर दें, और दूसरा वे ये हो कि हमें वहां जाके रोना हो और कुछ ऐसा माहौल हो, तो मुझे एज अ पर्सन मैं चूज जो करता हूँ वे वो हंसने वाला चूज नहीं करता। मैं वो चूज करूंगा जहां जाके मुझे सैड होना हो। मुझे सैड होना बाय डिफॉल्ट मुझे अच्छा लगता है। ये स्टेट क्या है, मैं जस्ट ये जानना चाहता हूँ ये स्टेट किस टाइप की स्टेट है और ये क्यों है। चलें, ये बेसिकली साइकोलॉजिकल ज़्यादा आंसर है, तो मेरा ख्याल में मैं और मिस अलीना इस चीज़ को डील कर सकेंगे। बेसिकली सिकंदर साहब, ये तो जैसे आपने कहा बाय डिफ़ॉल्ट, दिस इज़ नॉट बाय डिफ़ॉल्ट। कोई भी पर्सन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता। पर्सनालिटी ग्रूमिंग होती है, पर्सनालिटी बनती है आपके एक्सपीरियंसेस के साथ और आपकी अपनी चॉइस होती है। बाद में वो इतना फिक्स पैटर्न और हैबिट बन जाती है कि वो आपको लगता है कि मैं हूँ ही ऐसा। ऐसा नहीं है। तो जो आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं पीछे से,
जो आपको कल भी मैंने आपने मुझसे पूछा था, तो मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप जब थेरेपी लेंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएंगी, फिर आप कभी उस साइड पे नहीं जाएंगे, आप हमेशा मिड वे रखेंगे। और ऐसा भी नहीं हो सकता लाइफ में कि आप हमेशा ही पॉजिटिव बहुत ही खुश रहें, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप हमेशा रोने धोने वाले रहें। दोनों लाइफ के इमोशंस इम्पॉर्टेंट हैं, और अप्रोप्रिएट टाइम के लिए आपने क्या शो करना है वो आपने देखना होता है, डिसाइड आपने करना होता है। तो आई थिंक मैंने आपको आंसर दे दिया। मिस अलीना, नाउ यू कैन ऐड। मिस अलीना, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? मैं मिस हिना की बात से एग्री करूंगी कि हेलो, आई थिंक उनका कनेक्शन ड्रॉप हो गया, उन्होंने कह दिया वो मेरी बात से एग्री कर रही हैं। ठीक है, तो आई होप कि सिकंदर साहब को इस एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी कि जिस तरह अभी उन्होंने आपने बात की है कि मैं हैप्पी और सैड इमोशंस में से ऑलवेज सैड चूज करता हूँ, तो और आपने कहा ये बाय डिफ़ॉल्ट है, मिस हिना ने बिल्कुल ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं होता, ये आपने अपने आप के ऊपर जो है ना एक खोल चढ़ाया हुआ है कि मैं मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, ये आपके ना माइंड में फिक्स हो गई है बात, मेरे साथ प्रॉब्लम है, दूसरे मेरे पे तरस खाते हैं तो मुझे अपने आप पे तरस खाना है, तो मैं इसी स्टेट में रहूँगा, मैं इस स्टेट में कंफर्ट आपने अपना लेवल अपना कंफर्ट लेवल सैडनेस के साथ आपने अटैच कर लिया है, इसलिए आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके इस कंफर्ट लेवल से हटकी होती है इसलिए आपको वो अच्छी नहीं करती, आप अच्छी लगती नहीं है, आपको वहाँ पे जाने का दिल नहीं करता। सो ये सारा चेंज आपके यहाँ पे आएगा। नहीं, मैं बात थोड़ी सी करना चाहता हूँ ऐड। ये मैंने हैप्पी और सैड का इसलिए कहा था क्योंकि मुझे लगता है कि आई एम नॉट वर्दी, मैं इतना वर्दी नहीं हूँ, इतना वर्दी नहीं हूँ कि मैं एक हैप्पीनेस मेरी लाइफ में आ सके। आपका मैंने कहा ना कि माइंडसेट वाली बात है, तो जी, अगर मैं यही कहने लगी, क्योंकि आज का सेशन टोटली हमारा स्टैम्पिंग के ऊपर है, अगर इन फ्यूचर अगर हमें इनवाइट किया अहमद साहब ने और इनकी टीम है, तो हम ये भी इसमें बता सकते हैं कि जब आप अपने लाइफ के, अगर मैं यहाँ पर सबको बैठ के कहूँ कि अपनी एक इम्पॉर्टेंट या अपनी एक खूबी निकाल लें जो किसी और में ना हो, तो मेरा ख्याल में आधा घंटा आपको ये सोचने में लग जाएगा कि आपके अंदर खूबी की क्या है, एक खूबी। और अगर मैं किसी को कहूँ कि अपने अंदर बुराई निकाल दें, तो वो 5 मिनट में 10 निकाल लेगा। तो ये ह्यूमन साइकी है, हमने अपनी चीज, अगर कोई हमें कोई तारीफ भी कर देगा ना, तो हम 10 मिनट ये जरूर सोचेंगे कि यार ये बात ठीक ही है, हम सोचेंगे, मैं भी सोचूंगी, और मुझे कई दफा मैं पूछ भी लेती हूँ कि ये मजाक में कहा है या सच्ची कहा है। तो हमने अपने लिए ये चीज सेट की हुई है, और ये किसी ने सेट नहीं की, ये ऑटोमेटिकली हमारे, और जो आप कह रहे हैं हर किसी के साथ ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को इम्प्रूवमेंट के लिए हम पॉइंट्स भी देते हैं ना, तो वो उसको मानते नहीं है, वो ओवर कॉन्फिडेंट हुए होते हैं। तो कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस या लो कॉन्फिडेंस भी प्रॉब्लम है, ओवर कॉन्फिडेंस भी प्रॉब्लम है, तो हमें बैलेंस लाइफ लेके चलना है। जी मिस मुनज़्ज़ा एंड मिस अलीना। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात के साथ बिल्कुल एग्री करूंगी, और जैसे अभी आपने खुद कहा कि मैं डिजर्व नहीं करता, सिकंदर साहब ने खुद कहा कि मैं डिजर्व नहीं करता, बिल्कुल यही बात मैंने आपको कही है कि आपने खुद अपने ऊपर इतना तरस खाया हुआ है, अपने आप को आपने गहरे कुएं में डाला हुआ है कि मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता, ये मेरा कंफर्ट जोन है। आपने अपना माइंड ऐसा सेट किया, अपना माइंड इस लेवल पे आपने फ्रेम कर लिया है कि इस तस्वीर से मैं बाहर नहीं निकल सकता। जब तक आप अपने अंदर ये चेंज नहीं लेके आएंगे, आप वाकई इस तस्वीर से बाहर नहीं निकल सकते। बिल्कुल। तो टाइम हो गया है मेरा ख्याल है, और किसी ने क्वेश्चन नहीं करना, तो वही मेरा ख्याल में मैं बता भी दूं, आप भी मिस सुमेरा बता दें, क्योंकि कुछ लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं कि शायद हमारा कल है थर्ड डे, कल नहीं है हमारा संडे को है, ऐसे ही संडे को है 9:30 पे, और वो इंग्लिश मॉड हमारा होगा, क्योंकि हमारे साथ कुछ फॉरेन से गेस्ट भी इन्वॉल्व हैं, जो रिसर्च फॉरेनर्स भी हैं, तो इसलिए वो इंग्लिश पे है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप हमसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उर्दू में भी आंसर दे देंगे, इंग्लिश में भी आंसर दे देंगे। एग्जैक्टली। तो 17 को मिस्टर अहमद, हाँ जी, अब अहमद साहब जो है वो रैप अप कर दें,
और फीडबैक या कोई और सजेशन है तो प्लीज आप हमें दे दें। जी थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। आजकल बहुत जो है वो सीखने को मिला। मेरा नेट पे कुछ इशू था, इस वजह से मैं थोड़ा सा बीच में 10-12 मिनट के लिए मैं ड्रॉप आउट हुआ। रिकॉर्डिंग जो है वो हो गई। तो थैंक यू मिस हिना आपका, मिस मुनज़्ज़ा, मिस बानिया, मिस अलीना, मुबीन, मिस सुमेरा, अनस और जवाद, आप सबका बहुत थैंक यू। और बाकी भी जो लोग आप लोग आए, आप लोगों ने हिस्सा लिया और सवाल पूछे, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से तो वेरी नाइस सेशन, बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला। और आप लोगों ने जो क्वेश्चंस के जो है वो जवाब दिए, उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। उसके साथ साथ जिन लोगों ने हिस्सा लिया, उस सवाल पूछे, वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिली हैं। लोगों ने जो अपने जो है तासुरात शेयर किए हैं, वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें जो है वो सीखने को मिली हैं। और मैं PSF की टीम को जो है वो एक बहुत अच्छा सेशन कंडक्ट करने पे मुबारकबाद देता हूँ जी। बैक टू मिस सुमेरा। थैंक यू सर, आपका भी बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। कैन वी लीव नाउ? बिल्कुल, आप सबका बहुत थैंक यू। सारे पैनलिस्ट ने बहुत अच्छे तरीके से हमें क्वेश्चंस के आंसर्स दिए और आई होप सारे पार्टिसिपेंट्स भी सेटिस्फाई हुए अपने क्वेश्चन से जो उनको आंसर मिले हैं। तो अब हम एंड करते हैं और 17 को संडे हमारा थर्ड सेशन इंशाल्लाह संडे को है। बिल्कुल संडे 17। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। भाई आपका नाम 2 बार आ रहा है। हेलो सर, अहमद अब्दुल्ला साहब, आपकी वॉइस म्यूट है। कुछ मैं क्वेश्चन करना चाह रहा था। बिल्कुल सर, आप सवाल करें, जितने बड़े सवाल करें। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, आपका स्टैमरिंग अहमद अब्दुल्ला जी, मैंने 2 जगह से ज्वाइन किया हुआ है, इसलिए 2 बार आ रहा है। कोई ऐसी बात नहीं इसमें जी। जी आपका सवाल था, आप सवाल करें। आप यासीन, आपका सवाल था। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टैमरिंग जो है ये बेसिकली डिसऑर्डर है या फिर डिसएबिलिटी है? ये सवाल मिस से कल जो है वो मिस हिना से ये सवाल कल पूछा गया था और मिस ने इसका आंसर भी किया था कि बेसिकली ये जो है ये डिस ऑर्डर है। आपकी आँख खराब है, आपकी बिनाई नहीं आ सकती, आपका बाजू नहीं है, तो दैट इज जो सही नहीं हो सकता, दैट इज डिस एबिलिटी। स्टैमरिंग इज डिस ऑर्डर, इसको आप बेहतर कर सकते हैं। ये चीज़ है। ठीक है सर, हम इसको बेहतर तो कर सकते हैं, लेकिन इसको हम 100% इसका क्योर आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। देखें जी मेरी बात, जो नॉन स्टैमरर्स हैं वो भी 100% फ्लुएंट नहीं होते, ठीक है जी। वो 100% फ्लुएंट नहीं होते, वो भी जब गुस्से में होते हैं या कोई कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो वो स्टैमर करते हैं। तो ये तो कोई चीज़ ही नहीं है कि 100% फ्लुएंसी, दैट डज नॉट एग्जिस्ट। आम लोग भी स्टैमर करते हैं, सो इट्स ओके। अगर आपने 10 मिनट बात की और 4 बार बीच में आपने जुमला लफ्ज रिपीट कर दिया है या आप भूल गए, आपने कर दिया है या फंस गए, तो दैट इज ओके।
ठीक है ना। अगर हम स्टैमरर हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि हमने बिल्कुल जो है वो परफेक्शन में जाना। इस तरह मूवीज में है, मूवीज में जब वो डायलॉग बोलते हैं तो उसकी रिहर्सल कितनी बार करते हैं, आपने देखा है? उनके उनके जो रीशूट देखे हैं आपने, एक एक डायलॉग को जो उनसे नहीं होता उसको 15-15 बार रीटेक करते हैं, फिर जाके उनका एक सही शॉट उनका निकलता है। जी सर बिल्कुल। हाँ, तो फिर उस पे ना जाएं। अगर आप भी चाह रहे हैं कि आपने कुछ स्पीच करनी है और आपने परफेक्ट देनी, तो आप प्रैक्टिस करें 10 बार, 15 बार, 20 बार, 30 बार, फिर जाके आप स्पीच दें। एक एक लफ्ज निकलेगा ऐसे रिदम के साथ। ये तो गेम सारी आपकी प्रैक्टिस की है, सिंपल इज दैट। बस इतनी सी बात। सर वैसे बेसिकली आज कल भी आपका सेशन बहुत अच्छा था, आज भी बहुत अच्छा था। तो कल मैंने बोलते वक्त बहुत स्ट्रगल किया था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब काफी अच्छा स्पीक कर गया हूँ। जो मेरे क्वेश्चन थे वो भी अपने मैंने ट्रू मैनर में किए। बिल्कुल वही मैंने आपसे कल यही बात की थी कि जो आपकी स्पीच इज लाइक स्पोर्ट्स, उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे काम चलता रहेगा। जो कॉन्फिडेंस है इज लाइक अ मसल, उसकी एक्सरसाइज करते रहेंगे, वो आपका ग्रो करता रहेगा। छोड़ देंगे नीचे आ जाएगा। तो ये बात है, उस चीज को अंडरस्टैंड करें। हमारे जो इवेंट्स होते हैं उनमें आए। अभी संडे को हमारा जो है इवेंट है PSF टोस्ट मास्टर्स का, उसमें आए, उसमें आप शामिल हों और आपको बहुत कुछ जो है वो सीखने को वहाँ पे मिलेगा। ओके सर, आई विल कांटेक्ट यू। हाँ जी अहमद भाई, आप क्या कैसे हैं? सब ठीक ठीक ठाक हैं आप? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, जिंदा जी रहे हैं, और क्या कर सकते हैं। नहीं, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ। आपका ख्याल है कि हमारा जो नेक्स्ट सेशन है सोमवार को, तो संडे को है 17 को। नहीं नहीं 17 को है। नहीं, जो हमारा दूसरा है वो रुक वाला, वो मेरा ख्याल सोमवार को है 2 से 4 PM। कौन सा 2 से 4? PSF का जो है वो नहीं इसका हमने पे किया, और वो रुक एपी है जो। हाँ जी हाँ जी, वो तो है आपकी है, जो ग्रुप में आपका हुआ है, तय हुआ है। वो सोमवार से है। मैं बड़ा वहाँ उसके बारे में बड़ा एक्साइटेड हूँ। नहीं गुड गुड देखते हैं उसमें क्या हमें टेक्निक्स और क्या चीजें मिलती हैं। इंशाल्लाह वो आपका सेशन जो है वो होगा काफी अच्छा इंशाल्लाह। ये मैंने आज आना था पहले, एक्चुअली मुझे याद आया है, तब टाइम मैंने देखा है, तब थे 10:20। नहीं उसमें कोई इशू नहीं। उसमें ऐसा किया करें, स्मार्टफोन आपके पास है, उस पर आप लगा लिया करें रिमाइंडर। जो आपका है ना गूगल कैलेंडर जो है, उसमें उसमें होती है ऑप्शन इसकी इवेंट की, उस पर लिख दिया कि कितने बजे मेरा जो है ये पैनल की डिस्कशन है, इसमें मैंने जाना है, इसमें मैंने हिस्सा लेना है। तो वो घंटा पहले उसको लगा दें, रिमाइंडर घंटा पहले आपको फोन के सामने वो आ जाएगा। तो वैसे मसला नहीं है, वो ये है चीज़। ठीक होगा। और जॉब वगैरह आपकी सही जा रही है? जॉब वगैरह आपकी सही जा रही है? जॉब वगैरह नहीं जॉब तो मैं नहीं कर रहा। ये पाकिस्तान स्टैमरिंग फाउंडेशन है, उसके अलावा से ग्लोबल है, एक मेरी कंसल्टेंसी की फर्म है, सारी चीज़ें। जॉब तो मैंने छोड़ दी थी तकरीबन 2 साल पहले। ठीक वही मैं सवाल जो मैंने अभी जी जिंदगी का एक ही है मकसद के लोगों के काम आना और लोगों की जिंदगी को और मुआशरे को जो बेहतर करना। बिल्कुल, बहुत सही बात है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो अभी मैंने पिछले अभी मेरे ख्याल आप थे या नहीं थे अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने वो सवाल मैम से भी पूछा था। अगर आपके पास 2 वे हों, एक वे पे चल के आपको हैप्पीनेस हो, आपको पता हो कि इस वे पे जाऊंगा तो एंड पे जाके मेरी लाइफ सेट हो जाएगी और मुझे हैप्पीनेस होगी लाइफ में, और सेकंड वे हो उसमें आपको आपके जहन में है, आपके माइंड में है, आपको पता है
कि अगर सेकंड वे पे मैं जाऊंगा तो मेरी लाइफ में सैडनेस आ जाएगी, तो आप एज अ पर्सन किस वे को चूज करना चाहेंगे? जो रास्ता जन्नत का है और खुशी का है तो उसी पे जाऊंगा। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि आप अपनी लेकिन जो मेरा है ना मसला, मेरा मसला ये है कि मुझे अपनी लाइफ में सैडनेस ज्यादा अच्छी लगती है। तो आप ये मेरा अभी तक मसला। दुखी गाने और फिल्में कम देखा करें। हाँ जी हाँ जी। फिल्मों की बात नहीं है यार, फिल्मों की बात नहीं है, बातें शेयर करता नहीं, वो ठीक हो जाएगा, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। वो इंशाल्लाह सेशंस लेंगे, ठीक हो जाएगा। जिस तरह मैंने कल बात की थी कि अगर माइंड का स्ट्रक्चर है नहीं, ये आपकी थॉट का पैटर्न है, उसका चेंज होना है, जस्ट दैट, तो वो ठीक हो जाएगा, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। मतलब मेरा भी पिछले 5 साल से इसे ठीक में हो रहा है कि ये ठीक हो जाए। हाँ, तो ऐसे नहीं, तो ऐसे नहीं ना ठीक होना, ठीक हो जाए ऐसे नहीं ठीक होता। जाहिर बात है, जो स्पेशलिस्ट है वो आपको उसकी जो टेक्निक्स हैं या जो कह लें आप प्रोसीजर्स हैं, उनसे आपको जब वो लेके चलता है और आपको गुजारता है, तो फिर ही आपका माइंड का जो स्ट्रक्चर है थिंकिंग का वो चेंज होता है। और ये कोई आसान नहीं है इसको चेंज करना, आपको अपनी एफर्ट डालनी पड़ती है उसमें। मुझे यार मैंने ये नहीं सोचना, मैंने इस तरफ नहीं जाना। और आप जब आप शुरू करते हैं तो आप वो कर लेते हैं। एक हमारा जो हमारे लर्नड बिहेवियर है, जब उसमें हम सोचते हैं, ज़हन में आ गई बात कि यार मैं तो हूँ ही ऐसा, ये मेरा रोना धोना मैं ज्यादा पसंद करता हूँ, आई फील मोर इमोशनली कनेक्टेड, तो आप उसी तरफ ही जाना स्टार्ट हो जाते हैं। आप उस तरफ नहीं आते कि हैप्पी होना, खुश होना, पॉजिटिव माइंड होना, लोगों की हेल्प करना, आप उस तरफ नहीं जाते। तो वो जो आपका थॉट ऑफ पैटर्न है उसको चेंज करने की है ना जरूरत है। खुद को ये बार बार ये बात बराबर करवाना कि दैट इज ओके यार, मैं ये फाइन, I am a good person and I also deserve good and happiness and that is my right। तो उस तरफ आहिस्ते आहिस्ते आना शुरू होता है जी। अच्छा, मुझे लगता है कि ना अब मुझे अपना साइकोलॉजिस्ट, मैं इनसे पिछले कोई 6 साल से उनके साथ अटैच हूँ, मुझे लगता है कि अब मुझे ना वहां से हटके किसी और से कंसल्ट करना चाहिए। हाँ, ये वो 6 साल टाइम बहुत ज्यादा होता है। उसमें जैसे कल मिस ने भी बात की कि हर जो होता है साइकोलॉजिस्ट, उसके साथ आपकी फिटिंग नहीं होती बाज औकात जो है, तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। आप चेंज देखें करके जहाँ आपको जो है वो सूट आपको फील आप करते हैं। मैं बताता हूँ, मैंने कोई सेशंस कोई मिला के लिए हैं, कोई तकरीबन 200 से ऊपर होंगे मेरे सेशंस। बल्कि अच्छा, ये एक मिनट ये लाइव जा रही है रिकॉर्डिंग, ठीक है ना? ये बता दूं फेसबुक पे बता दें। अच्छा, लाइव जा रही है? हाँ, ये लाइव जा रही है रिकॉर्डिंग। नहीं भाई, मैंने जो बोला है वो सब झूठ है। ये यहाँ पे इसको हम फिर के लिए करते हैं, मेरे ख्याल आपको आइडिया है, ये लाइव है पूरा जो है ना, हमारी जो थी ये पैनल डिस्कशन जो थी लाइव थी वो। हाँ नहीं, वो तो मैं बात वैसे ही कर रहा था कि मैंने 200 से ज्यादा सेशंस थे, ठीक है, मेरे 200 ज्यादा अभी भी मेरे सेशन वहां पे हो रहे हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि साइकोलॉजिस्ट जो वो 30 सेशंस वहां उनके होते हैं, 30 उनका पैकेज होता है, 30 या 25 या 50, वो इस चीज पे क्यों नहीं आते कि हम आपको इन 30 सेशंस में, 25 में, 50 में आपको ओके करके सेटिस्फाई करके आपको फिर भेजेंगे।
वो लोग इस बात पे आते ही नहीं। उसमें ये भी है कि किसके हाथ में अल्लाह ने जो वो शिफा रखी है, वो भी इंसान है, आपके साथ उसकी सेटिंग नहीं बैठती, माइंड जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं आपका होता, तो वो कोई मसला नहीं, आप चेंज देख लें करके। अब स्पीच के तो आप यहाँ पे कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो जो है इसके भी आप जो हैं वो सेशन आप लेके देखें, मिस हिना भी हैं, उनसे आप लेके जरा देखें। हाँ वैसे तो मैंने ये उससे देना है, वो मुझे काफ़ी अच्छी मैम हैं लगी हैं। उन्होंने बताया कि मेरा और देन 10 साल का एक्सपीरियंस है और वो पीएचडी भी हैं। तो मैं काफ़ी होपफुल हूँ कि मैं जब लाहौर मैं एक्चुअली मैं उनसे ना वहाँ ऑनलाइन नहीं चाह रहा लेना सेशन। मैं चाह रहा हूँ हाँ मैं फेस टू फेस लूँ जब ये हालात ठीक हो। नहीं तो उसमें लाहौर आना नहीं, उसमें फेस टू फेस तो आपने कौन सा दिमाग में जाना है घुस, या दूसरे ने घुस जाना दिमाग में, आमने सामने बैठ के आपने करनी है बात, तो वो भी यूं ही बैठे हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा तो आप ऐसे फिर करें ना, मुझे ना मैम जो हिना है उनकी डिटेल सेंड कर दें जरा, उनके मतलब क्या सारा है। मैं आपको फॉर्म देता हूँ ना भेज, वो जो इंडिविजुअल थेरेपी का फॉर्म है वो मैं आपको देता हूँ भेज, जो वो आप फॉर्म फिल कर दें, तो हमारी टीम से फिर आपसे जो है वो हमारी टीम आपसे राब्ता कर लेगी, कोई समझता नहीं। अच्छा और तो और एक सेशन का क्या फी है वो, मतलब वो भी फिर वो आपको ना जब आपको कॉल करेंगे तो वो फिर आपको इन्फॉर्म कर देंगे, कोई समझता नहीं। ओके चलें ठीक है, मैं फॉर्म मुझे सेंड कर दीजिएगा। मैं एक सेशन चाह रहा हूँ लेना ताकि मैं एक बार चीज़ें देखूं कि हाँ, मैम नहीं मुझे किस साइड से देख रही हैं, किस एंगल से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको भेजता हूँ, मैं आपको फॉर्म का लिंक भेजता हूँ, आप फॉर्म को फिल कर दें और फिर इंशाल्लाह उसको देख लेंगे। चलें ठीक हो गया, और सब ठीक ठाक आपका? ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, ओके। चलें अभी अब इसको हम ऑफ करते हैं और फिर मिलते हैं। चलो ठीक, ओके जी, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।